हेलो एवरीवन। वेलकम टू द आई एम ऑफिसर एकेडमी। जीपीएससी एसीएफ का जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए आज से हम अपना ये नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि स्पेसिफिकली फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। तो फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है उसके अंदर हम बात करें कि फॉरेस्ट्री के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी क्लब किया गया है। इसका जो सेक्शन है, सेक्शन 1 जिसके अंदर हम प्रीलिम की बात करें और सेक्शन 2 जिसके अंदर हम मेंस की बात करें। अगर हम फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है उसको देखें तो जो प्रीलिम की रिक्वायरमेंट है वो एंटायरली डिफरेंट है। कुछ फंडे जो है और कुछ कॉन्सेप्ट है वो मेंस में रिपीट होंगे, लेकिन जो मेंस का जो सिलेबस है वो जो उसको जो है एक्सटेंसिवली कवर किया गया है। और मेंस का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए हमने अगली सीरीज जो है आफ्टर प्रीलिम को प्रीलिम होने के बाद हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो अब तक हम जो कवर करेंगे उसके अंदर हमने जिस प्रकार की प्रिपरेशन हमने की है आप लोगों के लिए, तो वो इसी तरह से की है कि पूरा जो हमारा जो लेक्चर है, आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम, 2 से 3 या 3 से 4 जितने भी लेक्चर होंगे, आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी पीपीटी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये लेक्चर अगर आप लोग ध्यान से सुन लेंगे तो हमने साथ साथ में कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है वो भी जो है हमने अपनी पीपीटी में कवर किए हैं। साथ साथ ये जो पीपीटी आप लोग देखोगे तो हम लोगों ने क्या किया है कि आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन को भी क्लब किया है और वो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो इतना हम आपको एक गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जितना कुछ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, एक बार आप उसको ही कवर कर लोगे तो फॉरेस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो आपको जो है दिक्कत नहीं देगा। आफ्टर प्रीलिम हम एक नई सीरीज भी शुरू करेंगे, वो स्पेसिफिकली फॉर मेंस रहेगी, जिसमें कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को भी इंक्लूड करेंगे। क्योंकि जो मेंस का जो सिलेबस है फॉरेस्ट्री, देखिए हम बचपन से अब तक फॉरेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े हैं। ठीक है, अपने आसपास भी फॉरेस्ट देखते रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, और हम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे जब हमको पता चलेगा कि स्पेसिफिकली फॉरेस्ट की कोई डेफिनेशन इंडिया के अंदर है भी नहीं। ठीक है ना, कुछ लीगल एस्पेक्ट भी हैं उसके, हम वो सब कवर करेंगे। तो जो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने कोशिश की है कि आपके लिए फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट की डेफिनेशन, और हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट लैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग सारे फॉरेस्ट के एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, भले डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ ली या फिर मिक्स एंड मैच करके अंदर पूछ लिया गया हो। तो इस तरह से हमने कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन को भी कवर किया आज के लेक्चर में। कुछ प्लांट ग्रो कैसे होते हैं उनकी कुछ टेक्निक्स जो है स्पेसिफिकली जो प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आज के लेक्चर में इंक्लूड की है। साथ ही साथ सॉइल का जो टाइप इंडिया में कौन कौन सा है, ठीक है, और ये जो लेक्चर हमने शुरू किए हैं स्पेसिफिकली सिलेबस को टू दी पॉइंट कवर करते हुए ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है सॉइल्स के टाइप देखेंगे, इंडिया में कितने टाइप की सॉइल्स होती हैं वो देखेंगे, इंडिया में फॉरेस्ट का कवर कितना है, जो रिसेंट में जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर क्या क्या डेटा दिया गया है वो हम कवर करेंगे। फॉरेस्ट के टाइप कितने हैं इंडिया में वो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि, और फॉरेस्ट के टाइप इंडिया के साथ साथ फॉरेस्ट के टाइप जो गुजरात में है वो कौन से हैं वो भी हम आने वाले लेक्चर में उसको देखेंगे। और साथ साथ में इसके बाद में जो है एनवायरनमेंट में होने वाले परिवर्तन, ठीक है ना, आज का जो दौर है वो हम देखें तो फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस हम वैसे भी बहुत से प्रकार से है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर को बढ़ते हुए जो क्लाइमेट के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो फॉरेस्ट यहाँ पे कितना वाइटल रोल प्ले कर रहा है उसकी इंपॉर्टेंस जो है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो फॉरेस्ट वहाँ पे क्या क्या रोल प्ले करेगा, उसके साथ साथ में फॉरेस्ट का जो कवर है कैसे वर्ल्ड में घट रहा है और इंडिया में कैसे जो है फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए हैं वो भी हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। साथ ही साथ कुछ जो लीगल एस्पेक्ट, कुछ लॉज जो हैं वो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, इवन जो स्पेसिफिक स्पीसीज को प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ लीगल लॉज बनाए गए हम, जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे जो है हिस्टोरिकली फॉरेस्ट का रोल जो इंडिया में रहा गया है और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कैसे जो है अलग अलग प्राचीन से लेकर मध्यकालीन और वर्तमान भारत में क्या क्या फॉरेस्ट को बचाने के लिए या फिर क्या क्या अलग अलग तरीके से फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया गया है वो भी ब्रीफली हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग जो है अपने प्रीलिम का सिलेबस देखें तो उसके अंदर मेंशन किया गया है फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट और उसके अंदर स्पेसिफिक कुछ यूनिट दे रखी है। अब देखिए जो फर्स्ट यूनिट है इंडिया की यूनिक एफिनिटी विद फॉरेस्ट, और ये जो है फॉरेस्ट की एफिनिटी उसके अंदर बात की है उसने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, हम देखेंगे कैसे हिस्टोरिकली
अलग अलग दौर में फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, ठीक है ना, और कैसे अलग अलग राजाओं ने या फिर मौर्य काल से कैसे फॉरेस्ट को जो है स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट किए गए। उसके बाद देखेंगे कि फॉरेस्ट के अंदर जो सॉइल्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर रखा है फॉरेस्ट सॉइल, तो क्या एक आर्टिफिशियल सेपरेशन फॉरेस्ट की सॉइल और जितनी भी सॉइल्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो करना पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन उस अलग अलग सॉइल का जो है फॉरेस्ट की ग्रोथ में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम देखेंगे। उसके अंदर देख रखा है कि क्या क्या उसका क्लासिफिकेशन और कौन कौन से फैक्टर जो है सॉइल के फॉर्मेशन और सॉइल के डिग्रेडेशन में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट से मिलने वाले जितने भी रिसोर्सेस हैं, ठीक है ना, वो इंडिया में और स्पेसिफिकली गुजरात और इंडिया दोनों के अंदर सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखा है। तो देखिए ये यूनिट थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब स्टेट स्पेसिफिक जितने भी एग्जाम होते हैं। अगर आप लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनके जितने भी ACF के एग्जाम हुए हैं, अगर आप उनके प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्टेट स्पेसिफिक जब एग्जाम होता है ACF का, तो उसके अंदर स्टेट में पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट है उनका टाइप का क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन, और क्या क्या कहाँ कहाँ मिलते हैं 2 से 4 क्वेश्चन हर साल डेफिनेटली रहते हैं। तो ये मान के चलिए कि गुजरात के अंदर जितने भी फॉरेस्ट मिलते हैं और उनका ज्योग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में इस बार भी क्वेश्चन रहेगा, इसमें हमको कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं एनवायरनमेंट। अब देखिए बचपन से क्लास 9th से जो है हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते आए हैं, तो अब जो है एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस और साथ ही साथ फॉरेस्ट जो है कैसे एनवायरनमेंट को हेल्दी रखते हैं वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, और उस फॉरेस्ट के अंदर रहने वाली जितनी भी स्पीशीज है उसका भी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से लॉ जो है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट और साथ ही साथ एट द वर्ल्ड लेवल, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर हम इंडिया के सारे फॉरेस्ट बचा लेंगे, मान एक आदर्श स्थिति सोचिए कि इंडिया के सारे फॉरेस्ट और जितनी भी ट्रीज जो हैं हमने लॉ बनाए और बचा लिए, ठीक है ना, हमने एक भी स्पीसीज को जो है मरने नहीं दिया। एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें कि जो है एनवायरनमेंट का बिल्कुल भी डिग्रेडेशन नहीं होता। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि अगर इंडिया का टेम्परेचर भी हम लोग रेगुलेट कर दे, लेकिन जो बात हम ग्लोबल लेवल की करते हैं कि वर्ल्ड में कहीं भी होने वाली घटना और वर्ल्ड में कहीं भी फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, जैसे कि आज एक बहुत ही चिंता का विषय है अमेजन की जो फॉरेस्ट है, ठीक है ना। आप लोग साउथ अमेरिका के अंदर देखोगे अमेजन के फॉरेस्ट, उसको जो है ब्रेथ क्या कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, ये क्वेश्चन भी जो है RFO के अंदर पूछा गया है। तो लंग्स ऑफ द अर्थ कहाँ पे है, तो इसका आंसर जो है वो साउथ अमेरिका था। तो जो है अमेजन के फॉरेस्ट जो डिग्रेड हो रहे हैं, उनको जो काटा जा रहा है जिस स्पीड से, वो भी एक चिंता का विषय है। तो जिस प्रकार से वहां पे फॉरेस्ट कट रहे हैं, तो वहां जो टेम्परेचर को बढ़ाने में जो रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर जो साथ साइमल्टेनियसली टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हम कैसे ग्लोबल लेवल और वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे जो जितनी भी कन्वेंशन है, जितनी भी ट्रीटीज हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्पीसीज स्पेसिफिक जितनी भी ट्रीटीज हैं उसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। क्योंकि उस जो क्वेश्चन जो आता है मिक्स एंड मैच के आता है, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपको पता है तो आप आंसर कर लोगे, अदरवाइज जो है ये फ्री के मार्क्स जो है हम लोग गवा देते हैं सर, ठीक है ना। तो उसके बाद जो पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप का पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में पॉल्यूशन का क्या रोल है, ठीक है ना। देखिए ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमको समझना हो तो एक बहुत ही ब्रीफ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप लोग जो घर में AC यूज कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाइए आफ्टर 25, तो आपको थोड़ा सा जो है ठीक लगेगा। 25 की 27 के बाद जैसे ही 28 आएंगे तो यू विल फील अनकंफर्टेबल। लेकिन मैंने आपको जो है आने वाले समय में एक होम्योस्टेसिस की प्रक्रिया है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो अपनी बॉडी जो है टेम्परेचर को कुछ लेवल तक टॉलरेट कर लेती है। तो 28, 29 जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमको अनकंफर्टेबल होना फील शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो होम्योस्टेसिस की जो प्रक्रिया है उसको जो है वो बचाती है अपनी बॉडी को, हमको जो है कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर हम बात करें समुद्र के अंदर जितने भी जीव हैं उनके लिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना यानी कि सीधी उनकी मौत है, ठीक है ना। उनकी बॉडी में होम्योस्टेसिस इतना स्टेबल नहीं है, दे आर नॉट एडेप्टेड, ठीक है ना। तो जैसे जैसे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो बहुत सारी स्पीशीज जो है वो इलेप हो जाती हैं, बहुत सारी स्पीशीज जो मरी जाती है, ठीक है ना। तो वो थर्मो रेगुलेटर होती है, उसके बारे में मैं आने वाली क्लास में वैसे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है टेम्परेचर जो बढ़ता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका कितना नुकसान होता है वो भी हम देखेंगे।
उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट के बारे में डिफरेंस जो है वो हम देखेंगे। उसके बाद जितनी भी नेशनल पार्क है इंडिया में, ठीक है ना, हर साल जो है क्वेश्चन आता है। और देखिए नेशनल पार्क जो है जितने भी इंडिया में है, तो अभी से आप लोग एक कोशिश कीजिएगा, तो गूगल के अंदर जो है लिंक दे रखा है नेशनल पार्क का, ठीक है ना। अगर आप लोगों को नहीं मिले तो हम वो भी जो आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। जब फॉरेस्ट्री का एग्जाम लिख रहे हैं तो ये आपको टिप ऑफ दी फिंगर पे पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है ना, कौन से स्टेट में है। और अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कितने सारे नेशनल पार्क इंक्लूडेड है वो भी हमको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बहुत सारी है, तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, तो आपको मोर देन 100 और 200 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो सारा याद करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रिसेंट में जो नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करंट अफेयर में जो थी वो पूछी जाती है। और स्टेट स्पेसिफिक जैसे कि गुजरात की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। और स्पेसिफिकली अगर रिसेंटली हम बात करें तो गुजरात में कुछ साइट जो है रामसर साइट के अंदर इंक्लूड की गई है, तो आप लोगों को पता भी होना जरूरी है, ठीक है ना। और एग्जाम में आने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ चीजें हमको पता हो। उसके बाद फॉरेस्ट एंड चैलेंज अगेंस्ट स्टेट, ठीक है ना। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं ये मुझे आपको बताने क्या है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो लोग फॉरेस्ट को काटेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे जो है फर्टिलाइजर हम लोग यूज करेंगे तो अल्टीमेटली वो फर्टिलाइजर स्प्रेड होता है, तो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद जो है फॉरेस्ट भी डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे जो है पॉल्यूशन बढ़ेगा, सॉइल अगर कंटामिनेट होगी, ठीक है ना, सॉइल जो है अगर वो कंटामिनेट होगी तो अल्टीमेटली जो है फॉरेस्ट जो है वो भी उससे भी डिग्रेड होता है। तो एक दूसरे जो चैन कनेक्टेड है, तो एक दूसरे से सब कुछ लिंक है। तो ये जो है उसके बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो है प्रीलिम का सिलेबस है। तो अगर देखें तो बहुत ही टू द पॉइंट सिलेबस है। अगर आप जो है टू द पॉइंट ही इसकी शुरू क्या कहते हैं प्रिपरेशन करेंगे तो इसके अंदर मार्क्स फैच करना बहुत आसान हो जाता है। और आप लोग जो मान के चलिए कि इस फॉरेस्ट्री का जो प्रीलिम का एग्जाम है उसके अंदर आप पूरे में से पूरे मार्क्स भी ला सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसके अंदर हमको जो है थोड़ा एक फंडा समझ लें और थोड़ा कुछ याद हो तो इसके अंदर जो है ज्यादा आपको जो है घुमाएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जितनी भी पीपीटीज हैं आपको जो है लिंक नीचे लिंक के अंदर जो है मिल जाएंगी, आप लोग डाउनलोड करके उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हम आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो भी आप लोग जो है एक बार सॉल्व जरूर करिएगा। तो हम जो है इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर चुके हैं तो आप लोगों को जो है अब ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कि मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं एक बार उसको रीड कर दिए अच्छे से, आपका काम जो है फॉरेस्ट्री के कंटेक्स्ट में आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम जब फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि फॉरेस्ट है क्या। ऑब्वियसली हम जो भी पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन कुछ ना कुछ तो होती है। जैसे कि अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले सेल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, राइट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड एज सेल, राइट, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक यूनिट है। तो अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो उसकी भी कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन होनी चाहिए। तो देखिए बहुत ही चिंता की विषय है कि फॉरेस्ट की स्पेसिफिक डेफिनेशन तो किसी लीगल बुक में भी नहीं है, ठीक है ना। और इंडिया की बात करें तो इसको, क्योंकि देखिए जैसी डेफिनेशन हम उसको घोषित करें तो कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है चैलेंज आना शुरू हो जाते हैं। तो फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको जो है इंटरप्रेट किया जाता है। आने वाली क्लास में आपको मैं एक केस स्टडी बताऊंगा जिसके के अंदर जो है फॉरेस्ट का एक केस है, उसके सुप्रीम कोर्ट का जो एक केस है वो जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके अंदर भी जो है एक फॉरेस्ट की डेफिनेशन को बताया गया है। तो कुल मिला के हम बात करें कि फॉरेस्ट की स्पेसिफिक डेफिनेशन तो कोई है नहीं, लेकिन अगर हम बात करें कि डिक्शनरी के अंदर कुछ फॉरेस्ट की जो बात कही जाती है, डिक्शनरी के अंदर कैसे डिफाइन किया जाता है, तो ये सारी डेफिनेशन जो है हमको पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डिक्शनरी की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो डिक्शनरी के अंदर क्या कहता है, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, पूरे एरिया को कवर किया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, विद ट्रीज एंड प्लांट यूजुअली लार्जर देन वुड एंड ट्रीज एंड प्लांट देमसेल्फ, ठीक है ना। तो एक पूरा एक बहुत बड़ा एरिया जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट हो, ठीक है ना, वुड्स और बहुत सारी ट्रिम्बर्स प्रोड्यूस करने की जिनके अंदर क्षमता हो, ठीक है ना। इतने बड़े बड़े प्लांट और बहुत बड़ा एरिया जो कवर हो वो जो है उसको डिक्शनरी के अंदर जो है फॉरेस्ट कहा गया।
ठीक है ना। उसके बाद जो इकोलॉजिकल डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इकोलॉजिकल डेफिनेशन के अंदर जो है प्लांट की कम्युनिटी को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। प्लांट की कम्युनिटी का क्या मतलब है, अब देखिए अक्सर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब होता है एक लेमैन की टर्म में, पॉपुलेशन का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जो समान हो, आपस में इंटरब्रीड कर पाए, ठीक है। ये एक पॉपुलेशन की एक लेमैन की भाषा में समझते हैं। लेकिन ऐसी ही बहुत सारी पॉपुलेशन जब एक जगह आती है तो उस एंटायर इकोसिस्टम को जो है उसके अंदर जितने भी पॉपुलेशन का जो रिलेशन है, ठीक है ना, उसको हम कम्युनिटी की भाषा कम्युनिटी के रूप में समझते हैं। अब ये कम्युनिटी क्या है इसके लिए भी अलग से जो है हम लेक्चर लेंगे, बट अभी के लिए समझते हैं कि इस पूरे स्पेसिफिक एरिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उनका आपस में कुछ ना कोई रिलेशन है, तो इस पूरी जो यूनिट है उसको हम जो है कम्युनिटी कहते हैं। अब देखिए सपोज कि एक एरिया के अंदर एक एरिया के अंदर यहाँ पे हम अभी के लिए देखते हैं ये नीम के पेड़ है, ठीक है, कहीं पे जो है कुसुम के पेड़ है, कहीं पे गुलाब के पेड़ है। तो अल्टीमेटली ये जो भी जितनी भी पॉपुलेशन है और उसके बाद कहीं पे प्राणी भी है, ठीक है, कहीं पे जो है अलग अलग जंतु भी है, तो ये जंतुओं की जितनी भी पॉपुलेशन है इनका कुछ ना कुछ इनसे रिलेशन होता है, ठीक है ना, ये आपस में इंटर रिलेटेड होती है, ठीक है ना। तो पूरी कम्युनिटी को जो है इंक्लूड किया जाता है एक जगह पे। तो इकोलॉजी में क्या कहते हैं कि प्लांट की कम्युनिटी प्रिडोमिनेटली कंप्राइज ऑफ ट्रीज, जिसमें कि ट्रीज हो, ठीक है ना, वुडी वेजिटेशन हो, यूजुअली विद इन द क्लोज कैनोपी, ठीक है ना। कैनोपी एक पेड़ का जो है जो साइज है, ये जो पूरा क्राउन है, ये क्राउन जितना भी एरिया कवर करता है उसको हम कैनोपी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये पूरा एरिया जितनी भी कम्युनिटी के अंदर जो है कम्युनिटी जितनी भी पॉपुलेशन को फैच करती है अपने साथ रखती है उसको भी जो है क्या कहते हैं फॉरेस्ट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करती है। कौन सी डेफिनेशन, इकोलॉजिकल। उसके बाद हम बात करते हैं अब लीगल डेफिनेशन। अब देखिए लीगल डेफिनेशन जो है बहुत ही अलग है। क्या कहती है, एन एरिया ऑफ लैंड। अब लीगल डेफिनेशन के अंदर पूरी स्ट्रक्चर को कवर ना करते हुए, पूरे राज्य को कवर करते ना हुए, हम हर एरिया को अलग से डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है ना। तो एन एरिया ऑफ लैंड प्रोक्लेम टू बी फॉरेस्ट, ठीक है ना। हर राज्य के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉरेस्ट को जो है प्रोक्लेम किया जाता है, उनको जो है डिफाइन किया जाता है। तो एक एरिया जो कि लीगल रूप से जो है जिसको फॉरेस्ट डेजिग्नेट किया जाए, ठीक है ना, बाय लॉ, उसको जो है लीगल डेफिनेशन के अंदर फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब तक हमने 3 से 4 डेफिनेशन देखी, उसके अंदर हम पता चला कि कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जो है FAO, ठीक है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर जो यूनिट है, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन की, वो जो है वो भी एक अलग डेफिनेशन देती है। वो क्या कहती है, जो लैंड स्पानिंग मोर देन 0.5 हेक्टर, ठीक है ना, 0.5 हेक्टर से जितनी भी ज्यादा लैंड है, ठीक है ना, विद ट्री, जिसके अंदर जो ट्रीज है मोर देन 5 मीटर हाइट्स है, ठीक है ना, तो ये पूरा एरिया जो है वो फॉरेस्ट कहलाएगा, ठीक है ना। तो 0.5 हेक्टर यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो बीघा जिसको हम बोलते हैं, 1 बीघा 2 बीघा, तो आधा बीघा की जो जमीन है उस आधे बीघे की जमीन से ज्यादा की जमीन, मतलब लेस देन नहीं, मोर देन आधे बीघे की जमीन, जिसमें कि जितनी भी प्लांट जो कि 5 मीटर से ज्यादा हाइट हो, तो वो पूरी कम्युनिटी जो है, पूरा एरिया जो है वो फॉरेस्ट कहलाएगा, ठीक है। अब ये FAO जो है वो कहता है इसी परिभाषा के अनुसार, ये जो परिभाषा है FAO की, उसके अनुसार जो है भारत के अंदर या वर्ल्ड के अंदर कितने % कवर है फॉरेस्ट का, 31%, ठीक है ना। अब ये जो डेटा है ये आपको याद रखना है और इसको लिंक करना है FAO से, ठीक है ना। तो क्या इंडिया में 31% फॉरेस्ट है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो है FAO के अंदर जो है पूरे वर्ल्ड को किया कवर करता है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव है कि क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ कुछ चीजें याद होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यही बन गया कि भारत के अंदर 31% पॉपुलेशन की जो है एरिया के अंदर फॉरेस्ट है, तो आंसर है नहीं, ये FAO ने बोला है और वर्ल्ड लेवल की बात की है, ठीक है ना, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड लैंड की बात की है, ठीक है। चलिए अब फॉरेस्ट के संबंधित जितना भी डेटा है हमारे पास, ठीक है ना, फॉरेस्ट से संबंधित जितना भी डेटा है और फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट का जो डेटा है उसमें होने वाला जितना भी चेंज है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड साइंस जो है हर 2 साल में उसका सर्वे करती है और उसको रिलीज करती है। तो हर 2 साल में किया है, तो अब लास्ट जो सर्वे आया उसका आया रिपोर्ट 2021, अगला आएगा 2023। सीधी सी बात है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही होगा। तो अब इसके अंदर जितना भी डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो हमको टिप ऑफ द फिंगर यानी कि याद होना चाहिए, ठीक है ना। और यही डेटा जो है आप लोगों का एग्जाम का जो बेस बनेगा।
अब उस डेटा के अंदर क्या क्या बात कही गई वो हम थोड़ा समझते हैं, और इसके अंदर कितनी फॉरेस्ट की साइज है वो थोड़ा ब्रीफली हम देखेंगे। आने वाले लेक्चर में कितने टाइप है वो फिर से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये जो डेटा है ये क्या कहता है, ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है पब्लिश हो रही है उसके अंदर क्या कहा गया है उसके अंदर अलग अलग डेफिनेशन बताई गई है कि फॉरेस्ट का एरिया किसे कहते हैं, फॉरेस्ट कवर किसे कहते हैं, ट्री कवर किसे कहते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होती है, कैनोपी की डेंसिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो ये सारे, उसके बाद जो है इस रिपोर्ट के फैक्ट क्या है और इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। बेस्ट स्टेट कौन से हैं जिसके अंदर ज्यादा फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो वर्स्ट स्टेट कौन से जो ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया के अंदर 2 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर जो है नेशनल पार्क और फिर फॉरेस्ट उनके अंदर नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका थोड़ा होमवर्क है कि इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिनके अंदर जो है, अगर आप लोग नहीं करोगे इस क्लास में, आने वाले क्लास में मैं बता ही दूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा जो है थोड़ा होमवर्क करके रखिएगा, ऐसे कौन से स्टेट हैं इंडिया के स्पेसिफिकली जिनके अंदर फॉरेस्ट डेजिग्नेट नहीं किए गए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह नहीं है, ठीक है ना। ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हिंट मैंने दे दिया कि स्टेट ज्यादा नहीं है, क्या 2 ही है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो टारगेट इंडिया की फॉरेस्ट को और बढ़ाने का कितना है, ये सारा इस रिपोर्ट के अंदर दे रखा होता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर का जो डेटा है वो आप समझिए कि एग्जाम के लिए टॉनिक होता है, जो कहते हो हमको याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है ना। तो अब देखिए टॉप स्टेट इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन द फॉरेस्ट, ध्यान से इंक्रीज इन स्टेट में, इसमें ये नहीं कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि कितने मैक्सिमम फॉरेस्ट है, कि इस बार की जो रिपोर्ट है 2021 में, ठीक है ना, 21 की जो रिपोर्ट ये बता रही है कि टॉप स्टेट कौन कौन से हैं जिनके अंदर इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो उनके अंदर उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब। अब ये जो है आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये फैक्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आंध्र प्रदेश तो टॉप है, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है, ठीक है ना। उसके बाद तेलंगाना, एटलीस्ट ये एक बार देख लोगे तो आंध्र प्रदेश हमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो पूछे कि गुजरात जो है टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है, ठीक है ना, फॉरेस्ट की इंक्रीज में, तो आंसर है नो, आंसर क्या है, आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद उस रिपोर्ट में कहा गया, ठीक है ना, तो चेंज क्या हुआ है, चेंज किसमें, रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया। अब देखिए रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास, ध्यान से सुनिए, रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया का मतलब यह होता है कि गवर्नमेंट के पास कितना रिकॉर्ड है एंटायर फॉरेस्ट का, ठीक है। ध्यान से फिर सुनिए कि जितना भी रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है उसमें क्या क्या चेंज हुआ। तो रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया जो है उस गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चेंज हुआ वो हम देखेंगे कि रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया, या फिर जिसको हम ग्रीन वॉश भी कहते हैं। ध्यान से ये देखिए फिर से क्वेश्चन, ग्रीन वॉश क्या है, तो ये उसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। एज कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट, 2019 की कंपेयर में इस बार का जो गवर्नमेंट का जो डेटा है उसमें क्या चेंज हुआ है वो हम देखेंगे। तो 2019 का जो डेटा है उससे कंपेयर करेंगे 2021 को, ठीक है, 2021 और 2019 का। तो क्या बोलता है कि फॉरेस्ट कवर विद इन द रिकॉर्ड फॉरेस्ट जो डेटा है उसके अंदर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ध्यान से सुनिए, उसके अंदर इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन ये रहेगा कि रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया जो है इंडिया का हमारा अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट डिक्रीज हुआ है, नहीं, उसका आंसर है इंक्रीज हुआ है। उसके साथ साथ उसके फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया। अब देखिए गवर्नमेंट के, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के पास जो है एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट रहता है, वो जिसको डेजिग्नेट कर रही है गवर्नमेंट वो ही उसको फॉरेस्ट कंसीडर करती है। तो इसका मतलब ये, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो डॉक्यूमेंट के बाहर है वो फॉरेस्ट नहीं है, नहीं, तो उसके लिए भी अलग डॉक्यूमेंट रिलीज होता है। अब उसको क्या बोलते हैं कि जो जितना भी रिकॉर्ड डेटा है उस डेटा के बाहर का भी जो फॉरेस्ट है, ठीक है ना, उसके अंदर भी जो है उसको बोलते हैं कि फॉरेस्ट आउटसाइड द रिकॉर्ड, TOR, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट आउटसाइड द रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया उसके अंदर भी इंक्रीज हुआ है। तो गवर्नमेंट के पास जो ऐसे मोटे मोटे तरह पे बात करें तो गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में भी इंक्रीज हुआ है, और जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना, उसके अंदर, दोनों के अंदर जो है स्लाइटली इंप्रूव हुआ है, ठीक है। अक्सर हम लोग देखते हैं आजकल कुछ भी उद्घाटन होते हैं, कुछ भी सेरेमनी होती है तो लोग पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस आ रही है, लोगों के अंदर जो है नर्सरीज जो बढ़ाने का जो गवर्नमेंट उसके लिए बाकायदा फंड कर रही है। आप लोग जो है रोड पे जा रहे होंगे तो बहुत सारी नर्सरी लोग जो है प्लांट खरीदते हैं, कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं, अपने बर्थडे पे प्लांट लगा रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ये जो मोटिवेशन आ रहा है, ठीक है ना,
क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं से जो है स्लाइटली इंप्रूव हो ही रहा है। ठीक है, हम लोगों की हैबिट में भी अब आ रहा है, हम लोग जो है पेड़ों को काटने से बचते हैं अननेसेसरी। ठीक है ना, जो है एक पेड़ को बचाने के लिए रोड की जो साइड कवर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि कहीं ना कहीं जो है फॉरेस्ट का जो ट्रीज जो है उसका इंपॉर्टेंस को समझते हुए ये डेटा जो है उसके अंदर जो झलक रहा है। ठीक है, तो ये लोगों की जो है अवेयरनेस जो बढ़ रही है उसका ही परिणाम है। अब हम देखते हैं तो इस रिपोर्ट को सबसे पहले जो है इंडिया फॉरेस्ट पहला ही ऑब्जेक्टिव, ये रिपोर्ट जो हर 2 साल में होती है पब्लिश। ठीक है, रिपोर्ट हर 2 साल में पब्लिश होती है, एनुअली पब्लिश नहीं होती है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो इसको आपको कुछ फैक्ट पता होने चाहिए। ये असेसमेंट हर 2 साल में होता है। उसके बाद फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया जो है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ठीक है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस पूरी मिनिस्ट्री का नाम जो है, ध्यान से सुनिए, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये पूरी मिनिस्ट्री का नाम ये। ठीक है ना, MOFCC। ठीक है ना, तो ये पूरी मिनिस्ट्री का नाम है। उस मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वही जो है इंडिया के अंदर जितनी भी इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है ना, तो ये भी एक प्रकार से क्वेश्चन ही हो गए। उसके बाद देखते हैं जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021, वो ठीक है, लेटेस्ट स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। अब ध्यान से सुनिए, कुछ चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं और इतनी श्योरिटी से बता रहा हूं कि हर साल फॉरेस्ट्री का एग्जाम, जैसे कि RFO के है, ठीक है ना, या फिर जो सबसे बड़ा एग्जाम जिसको मानते हैं वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है ना, जिसको कि आप सोचिए कि UPSC कंडक्ट करवाती है। ठीक है ना, और इंडिया के अंदर 3 ही ऑल इंडिया सर्विस है, जिसको कि एक हम IAS बोलते हैं, एक है IPS और तीसरा यही IFOS। ठीक है, ये ऑल इंडिया सर्विस है। आप इसका इंपॉर्टेंस समझ गए। अब ये जो ऑल इंडिया सर्विस है, इसका जो प्रीलिम है UPSC साथ साथ में कंडक्ट करवाती है। और हर साल UPSC प्रीलिम के अंदर, आप 2017 की मैं बात करता हूं, 2017 के अंदर जो है फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आए 28 आउट ऑफ 100। ठीक है ना, तो इसके इंपॉर्टेंस को यहीं से समझिए। अब ये जो 28 क्वेश्चन है, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था, वो यही पूछ रहा था कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के अंदर क्या डिफरेंस है। और ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर का जो डिफरेंस है, वो हर साल जितने भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है, जितने भी एनवायरनमेंट के एग्जाम होते हैं, ACF RF जितने भी, उसके अंदर ये आता ही है। तो ये ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर बहुत कंफ्यूजिंग है। अक्सर बच्चों को लगता है कि ट्री कवर इज फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना, और फॉरेस्ट कवर इज ट्री कवर, दोनों के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद जो है तो इसको हम समझेंगे अभी। तो देखिए, तो ये जो रिपोर्ट है ये क्या करती है, इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कवर को बताती है, इंडिया के अंदर ट्री कवर है उसको बताती है। उसके बाद जितने भी एस्टिमेटेड जो ग्रोथ हुई है, ठीक है ना, आउटसाइड दी फॉरेस्ट, ट्री आउटसाइड दी फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट के अंदर ट्री है और उसके बाहर के जो ट्री है उसके अंदर भी जितनी भी डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ हुई, उसको बताती है। मैंग्रोव कवर उसको भी इंक्लूड करती है, जितने भी बंबू है उसको भी इंक्लूड करती है। ठीक है ना, और हम आगे समझेंगे कि बंबू को जब प्लांट की स्पीसीज से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है ना, तो उसके क्या फायदे हैं। ठीक है ना, तो अगर आप लोग 2017 का जो बजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर जो स्पेसिफिकली बैम्बू को जो है फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है, ट्री की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया गया, उसका क्या प्लस माइनस है वो भी हम आने वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये पूरा ये ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, जितना भी कवरेज है और जितना भी डेटा चेंज हो रहा है पूरा उसको सबको इंक्लूड करती है। ठीक है ना, अब देखिए, जब डेटा गवर्नमेंट के पास होगा, तो मैंने आपको बताया कि विदाउट डेटा जो है आप जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, वो जो पॉलिसीज जो है डेटा के बेसिस पे ही निर्धारित होती है। तो जो प्लांट की स्पीसीज बढ़ रही है या फिर जो स्पीसीज कम हो रही है, उसका डेटा जब गवर्नमेंट के पास होता है तो गवर्नमेंट स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोग्राम भी बनाती है। ठीक है ना, जैसे कि अक्सर हमने देखा होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट लॉयन है, ठीक है ना, अभी रिसेंट में प्रोजेक्ट चीता जो चला था, ठीक है, चीता भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक जो प्रोग्राम भी गवर्नमेंट चलाती है, उसका जो बेस है वो ये रिपोर्ट रहता है। ठीक है ना, तो ये इस रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है वो देखते हैं हम। इस रिपोर्ट के अंदर जो है बताया गया, अब ये डेटा जो है मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको जो है ना ऐसे कैसे MTR टोटल रटना है, उसको रटना ही, समझ 2-4 बार देखोगे तो आपको याद ही हो जाएगा। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर जो है 2019 का द टोटल फॉरेस्ट कवर जो है ज्योग्राफिक एरिया इस कंट्री कितना है 24.62। ठीक है ना,
भारत के अंदर टोटल ज्योग्राफी का, उसके अंदर जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो कितना है 24.62, 24.62, ठीक है ना। याद रखना भी आसान है, 2 में 4 जब जोड़ते हैं तो कितने आते हैं 6, 2462, ठीक है ना। तो ये आपको याद होने चाहिए। तो ये भारत का जो डेटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का डेटा है, ठीक है, उसके अंदर जो है भारत का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो कितना बताया है। ये आपको लैंड का याद नहीं होगे तो भी चलेगा, परसेंटेज वाइज कितना बोला है 21.71। बात समझ आई। तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वो क्या होता है वो हम समझ रहे हैं। भारत के अंदर टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितने हैं 24.62। ये आपको 100% याद होना चाहिए। उसमें भी फॉरेस्ट कवर जो कितना है 21.71, तो ट्री कवर कितना है 2.91%, ठीक है ना। ये ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर क्या है वो आप भी समझते हैं, ठीक है ना। ट्री कवर भारत के अंदर कितना है 2.91 और फॉरेस्ट कवर भारत के अंदर कितना है, सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं तो 21.71, ठीक है ना। आप जोड़ोगे तो आंसर वही आ जाएगा। वे आपको हमको ये तीनों डेटा जो है वो किसी भी रूप में याद होने चाहिए, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद एज कंपेयर टू 2019, ठीक है ना, 2019 की कंपेयर में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो अगर वो क्वेश्चन यही बना देता था कि भारत के अंदर फॉरेस्ट जो है डिक्रीज हो रहा है तो बोले नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास डेटा में स्पेसिफिकली बता गया। एक भी जगह भारत के अंदर इस डेटा के अंदर भारत में टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर डिक्रीज नहीं हो रहा है, कुछ स्टेट में स्पेसिफिकली डिक्रीज जरूर हो रहा है, तो वो भी इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर किया हुआ है। देखिए आने वाले लेक्चर में वैसे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारत में कौन सी स्टेट में फॉरेस्ट की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, कौन से एरिया वाइज कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है ना। गुजरात का बाय परसेंटेज फॉरेस्ट कितना है, ठीक है ना, और सबसे कम की रेंज में आ रहा है तो कितना परसेंट गुजरात के अंदर है। देख जब तक अब अगला लेक्चर ना आए तो आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क करके रखना है, ठीक है। वैसे मैं आपको सबको बता ही दूंगा, लेकिन आपके अगले क्लास के पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो गुजरात का जो फॉरेस्ट है बाय परसेंटेज इंडिया का कितना है वो आपको देखना है। उसके बाद भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया वाइज फॉरेस्ट कौन से स्टेट में है, मैक्सिमम डेंसिटी जिसको हम घनत्व बोलते हैं ना पर एकड़ जो है फॉरेस्ट, वो कौन से स्टेट में है। मिनिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट कौन से स्टेट में है, मिनिमम नंबर बाय डेंसिटी फॉरेस्ट कौन से स्टेट में है। ये सारे डेटा देखिए एसीएफ के एग्जाम्पल के लिए बहुत ही वाइटल है, तो थोड़ा सा आप लोग होमवर्क करोगे ना तो ये डेटा भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्लास से पहले ये जो है आप लोग थोड़ा सा होमवर्क करके रखिएगा जिससे आपको डेटा याद ही हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में, बट थोड़ा सा आप लोग होमवर्क करोगे तो ये डेटा ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत वाइटल है, आप लोग जो एग्जाम लिखने वाले हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा, ठीक है ना। तो हमने देख लिया कि भारत के अंदर जो है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है 24.62। उसके बाद सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो है 21.71 और सिर्फ ट्री कवर की बात करें तो 2.91%, ठीक है ना। तो अब क्या कहता है कि 0.28% की जो है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, ठीक है ना, एक नेशनल लेवल, ठीक है ना। तो उसमें की फॉरेस्ट कवर के अंदर जो है 0.022% और उसके बाद ट्री कवर के अंदर 0.76% की बढ़ोतरी देखी गई है, ठीक है ना। तो इस स्लाइड के अंदर जितना भी डेटा है आप लोग 2-4 बार देखोगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए सपोज कि एक पूरा एरिया है ये, ठीक है ना। अब उस पूरे एरिया के अंदर जो है जितने भी ट्रीज हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, पहले इसको देखते हैं। ये ए है और ये बी है। पहले हम इस ए को देखते हैं इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट द फॉरेस्ट एरिया क्या बोलता है, द एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो इस फॉरेस्ट एरिया उसको बोलते हैं, फॉरेस्ट एरिया मैंने आपको बता दिया उसको, और साथ ही साथ उसको एक और नाम है, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया, जो कि रिकॉर्ड के अंदर जो कि गवर्नमेंट के पास डेटा है, ठीक है ना, आरएफ बोलते हैं उसको।
आरएफओ का एग्जाम भी होता है, गुजरात कंट्रोल करवाती है, तो आरएफए याद रखना। तो जितना भी डेटा गवर्नमेंट के पास है उसको आरएफए बोलते हैं। अब देखिए उस जो डेटा है उसकी बात करते हैं। अब उस डेटा के अंदर जितना भी फॉरेस्ट आ रहा है, ठीक है ना, जितना भी फॉरेस्ट उस डेटा के अंदर आ रहा है उस डेटा को बोलते हैं हम फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना, फॉरेस्ट कवर। यानी कि जितने भी प्लांट उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आ रहे हैं, जितने भी ट्रीज उसके अंदर आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट कवर जितना भी रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है वो कितना है, 21.7%। अब देखिए, अब जो ये फॉरेस्ट गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है, तो जितने भी प्लांट जो है फॉरेस्ट के बाहर हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट के डेटा के बाहर है। अब जो उसके अंदर जितने भी क्या कहते हैं उसको बोलते हैं नॉन फॉरेस्ट एरिया, और उसके अंदर जितनी भी ट्रीज हैं, ठीक है ना, ट्रीज जो है वो क्या कहते हैं, इट कंप्राइज द ट्री पैचेस साइड लेस देन 1 हेक्टर, 1 हेक्टर से कम, और आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया उसके बाहर की बात कर रहा हूं मैं। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जितने भी ट्रीज हैं उसको बोलते हैं ट्री कवर। इंक्लूड द ट्री इन ऑल फॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्टेट एंड, ठीक है ना, स्टेट जितने भी ट्रीज हैं, तो उसको उसकी नंबर कितना है 2.91%, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो फॉरेस्ट कवर जो कि गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है, और नॉन फॉरेस्ट कवर, उस नॉन फॉरेस्ट कवर के अंदर जितने भी ट्रीज हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं ट्री कवर, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो डेटा है वो क्या कहता है, वो डिवाइड करता है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, अब देखिए ये जो डेटा है ये फॉरेस्ट को, सॉरी क्या हो रहा है, उसकी क्लास में कौन से, एक तो फॉरेस्ट कवर मैंने आपको बता दिया जो कि गवर्नमेंट के डेटा में है। उसके बाद जो है वो उसकी जो क्या कहते हैं भाई परसेंटेज, वो कितना है 3 वेरी डेंस फॉर, अभी उसका भी डिविजन किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि 21% के पास जो फॉरेस्ट है उसको भी हम डिवाइड करते हैं, तो 21.71% जो है उसको भी जो है फर्दर 3 पार्ट में इस डेटा में डिवाइड किया गया है। तो फर्दर डेटा के जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, जो ज्यादा घनत्व जिनका ज्यादा है, वो कितने हैं, वो 3.04%, ठीक है ना। देखिए आप लोग घबराए नहीं, 1-2 बार इन पीपीटी को देखेंगे आपको याद हो जाएगा, लेकिन ये जो बहुत वाइटल है, ठीक है ना, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यू के यू पूछे जाते हैं, तो इसका जो है याद करने का है। उसके अंदर मैं आपको यही कहूंगा कि 2 से 3 बार देखेंगे याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब 21.71% का जो डेटा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो सबसे पहले वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है, वेरी डेंस फॉरेस्ट इंडिया के अंदर कितना है 3.04%। उसके बाद मॉडरेटली थोड़े उससे कम, वो कितने हैं इंडिया के अंदर 9.33%। और जो है ओपन फॉरेस्ट के अंदर जो है ट्रीज का जो डेंसिटी है, जिसको हम कहते हैं कि एक पेड़ यहाँ पे लगा, थोड़ी दूर के बाद दूसरा पेड़ है, ठीक है ना, तो वो भी जो है लगभग जो है 9.34% है, ठीक है ना। तो उस टोटल उसमें कवर किया गया। उसके बाद जो है टोटल फॉरेस्ट कवर आ गया। उसके बाद ट्री कवर की बात करते हैं। अब ट्री कवर मैंने बता दिया कि जो है आउटसाइड दी डेटा है, ठीक है ना, तो आउटसाइड जो डेटा है उसकी जो नंबर हमने देख ली। तो अब टोटल जब बात करते हैं तो 24.62% है। उसके बाद उसके अंदर जो शब्स जो है उसकी भी परसेंटेज देखिए, सेब्स क्या होती है, हब्स क्या होती है, ठीक है ना, उनकी साइज क्या होती है वो भी हम देखेंगे। वो उसका भी डेटा उसमें दिया गया है, वो कितनी है 1.42%, ठीक है ना। तो अब तक जो डेटा मैंने आपको बताया है वो डेटा सब लोग जो है आप लोग एक बार उसको 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फॉरेस्ट की बात की, फॉरेस्ट के टाइप्स क्या होते हैं वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। फॉरेस्ट के कौन कौन से टाइप है, इंडिया में कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, गुजरात में कौन से स्पेसिफिकली टाइप के फॉरेस्ट हैं, जो कि मेरा सिलेबस में मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली जो फॉरेस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, तो उस फॉरेस्ट्री का सब्जेक्ट जो है उसका मोटिव ये है कि फॉरेस्ट का नंबर बढ़ाना, पेड़ की संख्या बढ़ाना, और जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है उसको किस प्रकार से बचाया जाए। ये फॉरेस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसका मेन मोटो है। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिल्वीकल्चर, ठीक है ना। तो सिल्वीकल्चर को जो है हम बात करें तो सिल्वीकल्चर क्या है, एक आर्ट एंड साइंस है, किसके लिए,
कंट्रोलिंग एंड एस्टेब्लिशिंग ग्रोथ बढ़ानी, कंपोजिशन, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट एंड वुडलैंड, ठीक है ना। तो ये जितना भी प्रोसेस है, जैसे कि मैंने बताया ना कि ऐसी यूनिट जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शन हो लाइफ के लिए, उसको हम सेल कहते हैं। इसी प्रकार से ऐसा कंपोजिशन या फिर ऐसा प्रोसेस जो कि फॉरेस्ट को या फिर वुडलैंड को जो है मैनेज करना, उसकी क्वालिटी को एनहेंस करना, उसकी ग्रोथ को बढ़ाना, इस सब्जेक्ट को हम जो है सिल्वीकल्चर के रूप में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट का इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है, सोसाइटी में जो इंपॉर्टेंस है, इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इस सब्जेक्ट बोलते हैं सिल्वीकल्चर। अब देखिए इसको यहां से समझिए कि ये जो फॉरेस्ट है, इसकी डेंसिटी है, ऐसा क्या प्रोसेस किया जाए कि इसके अंदर जो है आने वाले समय में और फॉरेस्ट बढ़ते जाए, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस है, उसको हम सिल्वीकल्चर के कहते हैं। और ये जो विज्ञान है, ठीक है ना, अल्टीमेटली जो है सिल्वीकल्चर के थ्रू एक नए प्रकार के फॉरेस्ट बनाना, ठीक, उसी फॉरेस्ट को और डिग्रेड होने से बचाना, ठीक है ना, फॉरेस्ट के नंबर बढ़ाना, तो क्या क्या टेक्निक्स हैं वो सारी हम जो है सिल्वीकल्चर के अंदर स्टडी करते हैं। इट इज अकम्प्लिश बाय अप्लाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्वीकल्चर ट्रीटमेंट, ठीक है ना, डिफरेंट थिंग्स, जितने हार्वेस्टिंग के डिफरेंट मेथड है, क्या क्या साइंस है उसके पीछे, प्लांट को कैसे अलग अलग तरीके से ग्रो किया जाए, कौन सी प्लांट की स्पीसीज जो है आने वाले समय में खत्म होने वाली है तो उनको कैसे प्रोपोगेट किया जाए, ठीक है ना, कैसे जो है हम एक टेक्निक पढ़ते हैं जिसको कि माइक्रो प्रोपोगेशन या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर, कैसे वो प्लांट जो कि आने वाले समय में इलोप होने वाले हैं उनको कैसे बचाया जाए और उनको इन सीटू तरीके से कैसे उनको जो है लेबोरेटरी में ग्रो किया जाए, कैसे उनके लिए मीडियम बनाया जाए, जैसे कि एक स्पेसिफिक मीडियम होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए, जैसे कि एमएस मीडिया कहते हैं, ठीक है ना। तो कैसे उस मीडिया के अंदर उस प्लांट की स्पीशीज को ग्रो किया जाए, फिर प्लांटलेट्स बनाया जाए और फिर से उन प्लांट को जो है फॉरेस्ट के अंदर जो है उनको ग्रो किया जाए और कैसे प्लांट की नंबर बढ़ाया जाए, ये सारा जो स्टडी जो है हम सिल्वीकल्चर के अंदर करते हैं। और साथ ही साथ जो है कैसे प्लांट के ऊपर अलग अलग स्पीसीज जो डिपेंडेंट है उनका कैसे हम जो इन सीटो और क्या कहते हैं इन विट्रो और इन सीटू कैसे उनको प्रोटेक्शन किया जाए, ये सारी स्टडीज जो है हमको जो है सिल्वीकल्चर के अंदर करने को मिलती है, ठीक है। तो जो सिल्वीस है, एक और टर्म पढ़ते हैं सिल्वीकल्चर, ठीक है ना, उसमें कुछ डिफरेंट होता है। ये क्या करता है, द इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, इसके अंदर स्टडी करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और सिल्वीकल्चर के अंदर उसी स्टडी करने के बाद उसकी अप्लाई करते हैं और कैसे जो है फॉरेस्ट को जो है बचाया जाए, ये सारी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम जो है क्या कहते हैं सिल्वीकल्चर के अंदर उसको हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। सिल्विक्स वर्सेस सिल्वीकल्चर अगर आ जाए तो ये मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर स्टडी करना और स्टडी करने के बाद जितना भी डेटा मिले उसको डेटा के साथ साथ उस कैसे भी करके जो है अलग अलग टेक्निक बना के कैसे हम फॉरेस्ट को क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करें, ठीक है ना, प्रोपोगेट करें, कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके अंदर फॉरेस्ट की क्वालिटी को एनहेंस करें, ये सारा जो है सिल्वीकल्चर के हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ये जो टर्म्स हैं एक बार आप लोग देखिएगा, जितना सिंपल है स्टडी करना, स्टडी वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी, ठीक है ना। अब सिल्वीकल्चर का जो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है, पहली बात प्रोडक्शन ऑफ द हायर वैल्यू पर एरिया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट बढ़ाना, अब देखिए अभी रिसेंट के अंदर एक बहुत ही नई टेक्निक जो है जापान की एक मियावाकी है, उन्होंने इंट्रोड्यूस की कि एक कम एरिया में अंदर अगर आप बहुत सारे प्लांट एक साथ में लगाओगे डिफरेंट कम्युनिटी के, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जीके से कैसे रिलेटेड करंट अफेयर से आप देखोगे कि गुजरात के अहमदाबाद और अहमदाबाद स्पेसिफिकली साबरमती किनारे पे बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया गया है, ठीक है ना। इवन इंडिया में जो भारत के जो कैग है उनके कैग का जो घर है, ठीक है ना, उसके एरिया के आसपास बहुत सारे इस मियावाकी टेक्निक के थ्रू एक कम एरिया में बहुत ही हाई डेंसिटी फॉरेस्ट को ग्रो करने की जो है पद्धति अपनाई गई और ये काफी सक्सेस भी रही, ठीक है ना। तो ये हमको देखना होगा कि तो वो भी सिल्वीकल्चर के अंदर आता है। तो आपको मियावाकी क्या होते हैं टेक्निक वो थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना, ठीक है ना, करंट अफेयर में चल रहा था। उसके बाद सुपीरियर क्वालिटी ऑफ टिम्बर। अब टिम्बर का मतलब हमको बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि सर टिम्बर क्या होता है। मैं आपको देसी भाषा में समझा दूं, वो जो लकड़ा आप लोग घर पे लाते हो ना गेट बनाने के लिए, ठीक है ना, वो जितना भी लकड़ा आप काट के घर पे लाते हो गेट वेट बनाने के लिए, ठीक है ना, उसके बाद हमारे घर में सुधार या फिर आर्किटेक्ट आते हैं उनको काट के बनाते हैं, बस वही टिम्बर है, ठीक है ना। तो अक्सर आप लोग ट्रक में देखे हो पेड़ के पेड़ जा रहे हैं कट के पूरे ट्रक भरे हुए, बस वही टिम्बर है। अब देखिए तो क्या पेड़ काटना बुरी बात है? अगर हम बात करें कि जितना हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं और जितना उसको वापस रिप्लेस कर रहे हैं तो एक प्रकार से बैलेंस बनाए रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें कि कनाडा जो है
उसमें टिम्बर के लिए बहुत फेमस है। तो अगर आप लोगों ने, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सर्दियों के टाइम में जाके पेड़ काट देते हैं और उन पेड़ को जो है नदी के ऊपर जो है बाकायदा अरेंज कर लेते हैं। तो जैसे जैसे गर्मी आने लगती है तो उनका स्पेसिफिक टिम्बर प्रोडक्शन है। तो जैसे जैसे वैंकूवर वगैरह जो कनाडा में जो जगह है, तो जैसे जैसे गर्मी आती है, जैसे वो नदी पिघलती है तो पानी के साथ ही अपना आप जो है वो टिम्बर जो है क्या कहते हैं बहता बहता एक स्पेसिफिक जगह पे आ जाता है। वहीं पे जो उनकी फैक्ट्री लगी होती है वो लोग उस टिम्बर को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उनका बहुत ही प्रॉपर मैनेज करते हैं टिम्बर प्रोडक्शन में और टिम्बर जो है मैनेजमेंट में। कनाडा जो अपने आप में एक अलग ही क्वालिटी का क्या कहते हैं स्थान रखता है। तो जो टिम्बर है, जितना अच्छी क्वालिटी का ग्रो करना, उनका मैनेजमेंट करना, उनका प्रॉपर टाइमिंग स्केल को स्टडी करना, ठीक है ना, ये सब भी जो है सिल्वीकल्चर का पार्ट है, ठीक है ना। देखिए, हम अनसस्टेनेबल तरीके से जब पेड़ काटेंगे और पेड़ काटने के बाद उनको रिप्लेस नहीं करेंगे, या फिर पेड़ काट रहे हैं और हमको ये पता नहीं कि इस पेड़ को दूसरा पेड़ कब रिप्लेस करेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट फास्ट स्पीड से डिग्रेड हो जाता है। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट की प्रॉपर स्टडी करें, ठीक है ना, और हर पेड़ की अगर हम स्टडी करें तो पता चलेगा कि इस पेड़ की इतनी साइकिल है। अगर मैं आज सपोज जो है नीम का एक पेड़ लगाता हूँ और मेरे पास प्रॉपर डेटा है कि ये जो नीम का पेड़ है आने वाले 5 साल में ये टिम्बर का मुझे दे सकता है, ठीक है, तो ये जो प्लांट मैं काटने वाला हूँ, ठीक है ना, तो उसकी पूरी 5 साल पहले ही अगर मैं मैनेजमेंट कर दूंगा तो जब तक इसको पेड़ को सेकंड पेड़ को काटूंगा तो ये ऑलरेडी प्लांट जो है खड़ा हो जाएगा और इसको ये रिप्लेस कर देगा। तो इस प्रकार जो कनाडा के अंदर इसको बहुत ही अच्छे से सिल्वीकल्चर और सिल्वीक्स की स्टडी की जाती है। एक केस स्टडी के रूप में मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद जो है इकोनॉमी वैल्यूएबल स्पीशीज जितनी भी है, फॉर एग्जांपल चंदन का जो प्लांट है, ठीक है ना, चंदन का प्लांट है, उसके लिए रिसेंटली एक जो है क्या कहते हैं पुष्पा करके मूवी भी आई थी, आप लोगों ने सबने देखी होगी, ठीक है ना, कि झुकेगा नहीं पुष्पा। तो पुष्पा जो है किस प्रकार से प्लांट को काट रहा है और उसकी तस्करी कर रहा है, ठीक है ना, हम सब लोगों ने देखी। तो बहुत ही वैल्यूएबल चंदन का जो प्लांट है और उस प्लांट को अगर हम सस्टेनेबल तरीके से उसका जो है सिल्वीकल्चर के थ्रू करें तो बहुत सारे प्लांट अलग अलग जगह ग्रो भी कर सकते हैं। चंदन का प्लांट बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है ना। वर्ल्ड का सबसे कॉस्टली जो चंदन है वो साउथ अफ्रीका में मिलता है, ठीक है ना, और सेकंड जो कॉस्टली है इंडिया के अंदर मिलता है, ठीक है ना। तो अलग अलग कॉस्टली जो प्लांट है अगर उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो उसकी तस्करी भी ना करनी पड़े, तो वो भी सिल्वीकल्चर के देखते हैं। उसके बाद रिड्यूसिंग द रोटेशन ऑफ द स्पीशीज, ठीक है ना, तो रोटेशन एक स्पीशीज को रोटेट करना, उसके बाद अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज को बढ़ाना, उससे डाइवर्सिटी भी प्लांट की बढ़ती है। साथ ही साथ जो है अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। मिक्स एंड मैच में अक्सर अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन को जो है पूछा जाता है, ठीक है ना, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। तो देखिए री का मतलब होता है रिवीजन करना, यानी कि जो फॉरेस्ट ऑलरेडी है उसी के अंदर डालना। बहुत ही सिंपल है, जो फॉरेस्ट ऑलरेडी या फिर जो डिग्रेड हो रहे थे, ठीक है ना, उनके अंदर उसी फॉरेस्ट को और उसको एस्टेब्लिश करना, या रिफॉरेस्टेशन है। बहुत ही कॉमन सेंस है। और अफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगा लगा के और नई नई जगह पे जो है फॉरेस्ट को बढ़ाना, इतना सिंपल है। और ये क्वेश्चन कितने भी आप लोग जो है पिछले साल के आरएफओ का एग्जाम देखो, कितने भी एसीएफ का एग्जाम के अंदर देखो, ये टर्म्स जो है अक्सर जो है मिक्स एंड मैच में पूछी ही जाती है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक्स, यानी कि बाहर से कुछ अच्छे प्लांट, अच्छी स्पीसीज उनकी प्रॉपर स्टडी करके उसको जो है इंट्रोड्यूस करना फॉरेस्ट के अंदर, ताकि फॉरेस्ट की जो क्वालिटी और इंप्रूव हो। अक्सर हमने देखा होगा कि जो है एक स्पीसीज जो है क्या कहते हैं, जब हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो अक्सर हम लोग जो है एलियन स्पीशीज की बात करते हैं कि ऐसी स्पीशीज जो दूसरी जगह पे चली जाए तो वहां पे पूरे एनवायरनमेंट को तबाह कर देती है, ठीक है ना। तो गलत स्पीशीज, सही स्पीशीज अगर दूसरी जगह चली जाए, जाके वो दूसरी स्पीशीज को खत्म कर दे, ठीक है ना, प्लांट वगैरह, ठीक है ना, तो उनको एलियन स्पीशीज कहते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी होती है उनको अगर प्रॉपर स्टडी करके जो है अलग जगह जो इंट्रोड्यूस किया जाए तो वहां के एनवायरनमेंट को बचाने में भी बहुत सारी स्पीशीज जो है रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो इसकी स्टडी भी जो हम लोग जो है सिल्वीकल्चर के अंदर करते हैं। अब देखिए, इतनी जब स्टडी कर रहे हैं फॉरेस्ट की, तो अल्टीमेटली यूनिट क्या है फॉरेस्ट की? फॉरेस्ट की यूनिट है प्लांट। बात समझ आ गई? अगर प्लांट नहीं होगी तो किस बात का फॉरेस्ट? यू गॉट द मीनिंग? तो प्लांट की जो स्पीसीज है वही बेसिक यूनिट है उस फॉरेस्ट की। प्लांट पे ही सब कुछ डिपेंड है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्लांट क्या करता है, प्लांट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। प्लांट को जो है प्रोड्यूसर कंसीडर किया जाता है। प्रोड्यूसर का मतलब ये प्लांट जो है सूर्य की जितनी भी एनर्जी है वो लेके अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भोजन बनाता है, वही भोजन जो है हब जितने भी शाकाहारी और शाकाहारी इसको खाते हैं, उन शाकाहारी को जो है क्या कहते हैं मांसाहारी खा के पूरी एक जो फूड चेन का जो है सिस्टम बनता है। अब देखिए, प्लांट जो है
इसको अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली जो है सिल्वीकल्चर के अंदर क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ या फिर प्लांट का प्रोटेक्शन किया जाता है, तो इसको जो है बेसिक यूनिट ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। अब प्लांट को डिफाइन कैसे करें कि प्लांट इज डिफाइंड ऐसी फोटोसिंथेटिक यूनिट या फिर वेरियस फोटोसिंथेटिक जो यूकैरियोटिक हो, मल्टीसेलुलर हो, ठीक है ना, जिसको कि किंगडम प्लांटी के अंदर जो है डिफाइन किया जाता है, वो सारी स्पीसीज जो है उसको प्लांट के अंदर हम गिनते हैं। तो प्लांट जो है इज द वाइटल प्ले द वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है ना, कि अल्टीमेटली ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है वो भी प्लांट से होता है। ऑल एनर्जी यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिपेंड ऑन दी प्लांट, ठीक है, जितने भी प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके द्वारा जितनी भी ऑक्सीजन वगैरह निकाली जाती है, तो उस टोटल उस प्रोसेस पे जो है क्या कहते हैं, जितनी भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है उस पर पूरा ऑर्गेनिज्म या फिर पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता है। अब ठीक है ना, ये क्या करती है, प्लांट की विशेषता क्या है, जितनी भी रेडिएशन आ रही है सन से, उस रेडिएशन की एनर्जी, देखिए हम लोग जो है धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी जरूर मिलेगा, लेकिन हम लोग जो उसका एनर्जी का सिंथेसिस नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो लेकिन प्लांट के अंदर जो चूंकि क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है C3 C4 अलग अलग साइकिल चलती है, उसके थ्रू जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सिंथेसिस कर सकती है। उसके बाद करेगी द इवोल्यूशन ऑफ द प्लांट। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि प्लांट का जो आज का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है, हम लोग अपने आसपास में जितने भी प्लांट देख रहे हैं, ये बहुत ही इवोल्व प्लांट है, ठीक है ना, यानी कि वो इंडिपेंडेंट। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से प्लांट तो ऐसे हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह का प्लांट, एक बार पानी मिल गया, नहीं भी मिला चलेगा, या बबूल का प्लांट आप लोग देख लो, सालों सालों तक जो है उसको अगर पानी न मिले तो चल जाए। इसी प्रकार नीम का प्लांट जो है थोड़े कम पानी में भी ग्रो कर लेता है, ठीक है ना। और पीपल का जो प्लांट है बहुत दूर दूर तक जड़ें जाके उसका पानी ले आती है। तो ये स्ट्रक्चर जो बना है, ये क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ द वर्क। अब डिफरेंशिएशन ऑफ द वर्क यानी कि जड़ों को अलग से काम मिल गया, तने को अलग से काम मिल गया, लीफ को अलग से काम मिल गया, ठीक है ना। इवन डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क का मतलब ये भी समझ लो कि मेरे हाथ का काम अलग है, मेरे पैर का काम अलग है, मेरे सर का काम अलग है, टोटली। तो वर्क का जो है डिवीजन जो होता है, डिवीजन ऑफ वर्क जो होता है, तो ज्यादा जो है क्या कहते हैं, इवॉल्व होता है स्ट्रक्चर। तो आज का जो प्लांट है, आज के प्लांट आप आसपास में जो देखते हैं वो काफी इवॉल्व है, लेकिन वो इवोल्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम समझना पड़ेगा कि वो जो आज का प्लांट है वो आया कहां से। तो आज का जो प्लांट है उसका जो बेसिक है वो क्या कहते हैं, द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट बिगिन इन द वाटर, ठीक है ना। तो जो इवोल्यूशन जब स्टार्ट हुई ये धरती, ठीक है ना, हम लोग सब लोगों ने बिग बैंग की थ्योरी पढ़ी होगी, तो कैसे जो इवोल्यूशन हुआ, प्लांट कैसे आया, ठीक है ना। तो उस प्लांट का जो इवोल्यूशन है उसका भी एक स्कीमेटिक स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं, ठीक है ना। तो एक सीरीज है, अगर आप याद करो, ठीक है ना, तो पहले के जो प्लांट थे, ठीक है ना, उनको कि हम थैलोफाइट बोलते हैं, ठीक है ना, थैलोफाइट। और अक्सर आप लोग जो है पानी के अंदर देखते होंगे कि बहुत सारी एल्गीज जो है, ठीक है ना, उस एल्गीज को वो एंटायर कम्युनिटी जो टोटली प्लांट पे डिपेंड है, वो प्लांट के अंदर ही रहती है, उसको जो है थैलोफाइट या फिर जो एल्गी या फिर अल्वा के अंदर जो है कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो स्पीसीज प्लांट पानी से बाहर आ गई, अब पानी से बाहर आ गई तो सीधी सी बात है, अगर पानी से बाहर आते ही सीधे मरुस्थल में जाएगी नहीं, ठीक है ना। तो अब पानी से बाहर आई तो एडेप्टेशन ही होता है कि मैं बाहर तो आ गया लेकिन थोड़ा पानी के पास भी रहूंगा, ऐसी कुछ जरूरत पड़ गई तो फिर से पानी में जा सकते हैं। एक आम भाषा में समझते हैं, जैसे कि मेंढक की बात करें हम, फ्रॉग की, ठीक है ना। फ्रॉग जो है वो क्या होता है, एम्फीबियन होता है, और एम्फी का मतलब डबल, राइट। एम्फीबियन का मतलब ये फ्रॉग जो है पानी में भी डिपेंडेंट, पानी और धरती दोनों पे डिपेंडेंट है, विदाउट पानी मर जाएगा, ठीक है ना, और विदाउट धरती जो है ये अपनी साइकिल को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार से जो है जो प्लांट डायरेक्टली जो है बाहर आ गए, क्या कहते हैं कि पानी से, वाटर से, उनको जो है ब्रायोफाइट कहते हैं। अब ब्रायोफाइट जो है उसको जो है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी तो वाटर के अंदर जो है उनकी सेक्सुअल साइकिल जो चलाने के लिए पानी पे डिपेंड होता है। तो जस्ट थैलोफाइट के बाद जो इवॉल्व हुए वो थे ब्रायोफाइट,
ठीक है ना, इनके अंदर जो है नॉन वेस्कुलर थे, ठीक है ना, जो फ्लोएम और जाइलम नहीं थे। आप लोग में से अक्सर लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे, तो फ्लोएम वो होते हैं प्लांट के अंदर जो फूड का जो है प्रोसेस करते हैं, और जाइलम वो होते हैं जो वाटर का प्रोसेस करते हैं। तो इनके अंदर जो फ्लोएम और जाइलम थे नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली पानी पे डिपेंड, सीधा पानी से जितना न्यूट्रिएंट जो है ले लेते थे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा जो आगे स्ट्रक्चर आया, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट्स आए। टेरिडोफाइट्स के अंदर जो है क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी जो है जाइलम और फ्लोएम डेवलप होना शुरू हुए। उसके अंदर थोड़ा जो है लेकिन जो क्या कहते हैं सीडलेस, अभी भी ये सीड नहीं थे, ठीक है ना, और नॉन वेस्कुलर बन गए, और उसके बाद भी थोड़ा पानी पे डिपेंडेंट जरूर थे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है, उसके बाद आए जिम्नोस्पर्म। अब जो है इनके अंदर सीड तो बने, लेकिन सीड जो है प्रॉपरली पैक नहीं थे। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूं। तो आप लोग जब भी सेब खाएं, एप्पल खाएं, तो बीच में से काटते हैं, बीच में सीड होते हैं, तो वो सीड जो है पूरा एंटायरली कोटेड उस एप्पल से रहता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जितने भी सीड्स हैं, जो आज के जो मॉडर्न प्लांट हैं, वो जो जिनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, उनका सीड टोटली कोटेड होता है, ठीक है ना, उनका सीड टोटली प्रोटेक्टेड होता है। तो जो जिनका सीड टोटली प्रोटेक्ट होता है उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और उसके जस्ट एक स्टेप पहले आए थे जिम्नोस्पर्म, जिनका की जो है सीड जो है वो नेकेड होता है, और ये वेस्कुलर प्लांट कहलाते हैं। उनके अंदर जो है दो प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर वेस्कुलर दो प्रकार से कहते हैं, एक के पास जाइलम फ्लोएम तो होता है लेकिन सीड नहीं होता, और जिसमें सीड आ जाता है, ठीक है ना, सीडेड प्लांट, वो भी दो प्रकार के होते हैं। जिसका सीड नेकेड होता है उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और जिसका सीड कोटेड होता है, जिसको कि हम आज के प्लांट बोलते हैं हमारे आसपास में, ठीक है ना, तो ये एंजियोस्पर्म। तो आज के जो प्लांट है तो ज्यादा एडवांस है, ज्यादा डेवलप है। अब देखिए चीजों को समझिए। तो सिल्वीकल्चर के अंदर हम स्टडी जब करते हैं, तो अक्सर हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर होते हैं सीड्स, ठीक है ना, इन दोनों के अंदर सीड्स होते हैं। और टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, ये जो है इनकी ग्रोथ, आप ध्यान से सुनिए। अब चूंकि ये प्लांट डायरेक्टली पानी से बाहर निकले थे, तो उनका एडेप्टेशन इस प्रकार से है कि इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, और इन दोनों की ग्रोथ जो, ये पानी से दूर जाते गए, तो इन दोनों की जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्पीड से नहीं होती, थोड़ी धीरे होती है। तो अक्सर जो हम सिल्वीकल्चर की जब बात करते हैं, तो हमारा मेन फोकस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जितने भी प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने में रहते हैं, क्योंकि देखिए ये तो जल्दी ग्रो हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन इन दोनों को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो है चेन है, जिसके अंदर जो है अगर इवोल्यूशन की बात करें, तो प्लांट सबसे पहले आए थे थैलेडोफाइट, जिसको कि हम आम आदमी की भाषा में कहेंगे एल्गी। उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जो है इसका इवोल्यूशन का जो है पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो उनका क्या क्या रिलेशन है वाटर से, ठीक है ना। हमने थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो को देखा। अब देखिए जितने भी प्लांट्स हैं वर्ल्ड में, उनका अगर हम बात करें तो प्लांट को मोटे मोटे तरीके से हम देखें तो तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, हर्ब्स को, शब्स को, और स्पेसिफिकली जो है हम बात करते हैं ट्रीज को, ठीक है ना। तो जब फॉरेस्ट को जब ग्रो करना है या फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना है, तो इन सबको ग्रो करना पड़ता है। तो अगर हम प्लांट की हर्ब, शब्स और ट्रीज के बारे में डिफरेंशिएशन समझना बहुत जरूरी है। तो एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि ये अगर प्रॉपर पूरा ट्रीज है, ठीक है ना, और ये हर्ब्स है और ये शब्स है, तो इनकी एक अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हर्ब्स जो है, हर्ब्स किसे कहते हैं? डिफाइंड हुज स्टेम इज ऑलवेज ग्रीन, ठीक है ना, ऐसा प्लांट जिसकी स्टेम हमेशा ग्रीन होती है, और उनकी जो हाइट है नॉट मोर देन 1 मीटर इन हाइट, ठीक है ना, 1 मीटर से जो बड़े ना हो उनको क्या बोलते हैं? हर्ब्स कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद शब्स किसे कहते हैं? तो शब्स आर डिफाइंड एज वुडी प्लांट। तो दिख रहे हैं, वुडी दिख रहे हैं हमको। उसके बाद डिफाइंड फ्रॉम पेरेनियल हर्ब्स इज परसिस्टेंट इन वुडी स्टेम्स, दे आर डिफरेंटली फ्रॉम द ट्रीज एंड स्ट्रक्चर हैबिटेट ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है ना। इनके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना, और ट्रीज से डेफिनेटली अलग होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है ये वो मोर देन 1 मीटर भी हो सकते हैं। उसके बाद ट्रीज को जो है किसमें कहेंगे? कि सिंगल वेल डिफाइंड स्टेम जिसके अंदर हो, और मोर देन और लेस देन डिफाइंड क्राउन हो, जिसके अंदर क्राउन भी हो। अब देखिए ये प्लांट का जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्राउन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी के बेसिस पे जो है हम जो है ट्री कवर, यानी कि जिसको कैनोपी कहते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। और अब देखिए
कि प्लांट विच स्पेशल स्ट्रक्चर क्लाइंब। अब बहुत सारे प्लांट हम जंगल में देखे होंगे कि एक दूसरे के अंदर जो है आपस में लिपट जाते हैं। बहुत से प्लांट जो है ग्रो करने के लिए हमारे घर के अंदर अक्सर हम जो है हम एक मनी प्लांट जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे सहारा लेके ग्रो कर लेता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है बहुत सारे प्लांट जो छोटे छोटे वो बड़े बड़े प्लांट को पकड़ पकड़ के ग्रो करके जो है ऊपर चढ़ते हैं, उनको क्लाइंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मोटे मोटे तौर पर जो है प्लांट्स को हर्ब्स और सब्स जो है उनकी क्या क्या डेफिनेशन है ये हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ट्री का डेवलपमेंट, प्लांट कैसे ग्रो करता है, ठीक है ना, कौन सी फेजेस में प्लांट जो है आगे बढ़ता है उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ ट्री कहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, स्टार्ट फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, ठीक है ना। तो सीड जैसे धरती पे गिरा और जैसे ही उसका प्लांटलेट ग्रो होना शुरू हुआ, ठीक है ना, वहां से उसका डेवलपमेंट शुरू होता है, ठीक है ना, अप टू हार्वेस्ट, ठीक है ना। तो अगर वो जो है बड़ा हो जाए, उसको काट दिया जाए, ठीक है ना, तो ये पूरा। अच्छा, एक मैं आपको बहुत ही स्पेसिफिक बात करूं कि जो एक ट्री है, एक प्लांट है, वो कहें कि अगर एक प्रॉपर तरीके से या इकोसिस्टम में मेंटेन है तो उसकी कभी डेथ नहीं होती, ठीक है ना, प्लांट की कभी डेथ नहीं होती है, ठीक है ना। यही बात विशेषता आप लोगों ने देखा होगा कि ये प्लांट जो है 150 साल का है, 300 साल का है, अगर उसमें अनएक्सेसरी इंटरफेयर ना हो, ठीक है। द मेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रीज आर दी सीडलिंग, सैपलिंग एंड, ठीक है ना, और अल्टीमेटली सीडलिंग, सैपलिंग और उसके बाद जो बनने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम ट्री कहते हैं, ठीक है ना। तो सीडलिंग ऑफ प्लांट इज ग्रोथ फ्रॉम द सीड टिल इज रीच अबाउट द 1 मीटर। ध्यान से सुनिए, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल 1 मीटर हाइट के ऊपर पहुंचने से पहले जितना भी स्टेज है इंक्लूडिंग सीड का जर्मिनेशन होता उसको सीडलिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेंचमार्क क्या है, लेस देन 1 मीटर, ठीक है ना। तो लेस देन 1 मीटर की हाइट जब होनी उस एंटायर प्रोसेस को हम सीडलिंग कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो हम बात करते हैं सैपलिंग, अब देखिए सीधी सी बात है, 1 मीटर से लेस है तो यहाँ पे जो है 1 मीटर से ट्री फ्रॉम द टाइम व्हेन इट रेटिंग हाइट, ठीक है ना, टू स्लोली ग्रो डाउन, जब तक उसमें क्राउन ना आ जाए, ठीक है ना, तो उस सारे प्रोसेस को जो है उसको बोलेंगे सैपलिंग। बात समझ आ गई। और उसके बाद जो ट्री इज अ प्लांट विच हैज वेल डिफाइंड सिंगल पीप, ठीक है ना, पोल मोर देन 6 मीटर। अब जब मोर देन 6 मीटर जब हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसको ट्री की डेफिनेशन में गिना जाएगा। तो ये बहुत सारी नंबर, चूंकि यहाँ पे नंबर एसोसिएट कर दिए तो हमको पता होना चाहिए कि सैपलिंग, सीडलिंग जो है लेस देन 1 मीटर, और 1 मीटर से लेके 6 मीटर तक जो उसके अंदर उसको सैपलिंग में, और मोर देन 6 मीटर जो है जब हाइट बढ़ेगी तो उसको जो है ट्री की भाषा में कंसिडर किया जाता है। जैसे कि हमने हर्ब, सब्स और ट्रीज देखा, तो ये जो है सीडलिंग, सैपलिंग और ट्री, फिर से इन तीनों की डेफिनेशन जो है और बाय नंबर जो नंबर इसमें एसोसिएट है वो हमको पता होने जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ट्रीज के पार्ट कौन कौन से हैं। अब ट्रीज के जो पार्ट्स है वो समझने से पहले मैं आपको एक वर्ड समझाऊंगा, टोटिपोटेंसी। देखिए टोटिपोटेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आम आदमी की भाषा में समझे कि जितनी भी लाइफ है, ठीक है ना, जितने भी स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर जो है लाइफ हो, जैसे कि प्लांट हो, एनिमल हो, जो भी, तो एक ऐसी कंडीशन की एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा एक डिफाइन ऑर्गेनिज्म जिसमें बन जाए, ठीक है ना, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि एक सिंगल सेल से एंटायर प्लांट या फिर एनिमल बन जाए, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। लेकिन अभी टोटिपोटेंसी है, ये प्लांट के अंदर आपने देखा होगा एक सीड से पूरा प्लांट बन जाता है। बहुत सारी आप मेथड्स ऐसे हम देखेंगे माइक्रो प्रोपगेशन में, जिसमें कि एक लीव से जो है, लीव से पूरा प्लांट बना रहे हैं, ठीक है ना, या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, प्लांट का जो क्राउन है उसको ग्रो कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर के अंदर, उसको पूरा का पूरा प्लांट उसी टिश्यू से बन रहा है। लेकिन क्या ह्यूमन कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति की एक उंगली कट जाए, ठीक है ना, और फिर से उसको ग्रो करके जो है फिर से पूरा ह्यूमन बना दो। अगर हम ऑर्गन कल्चर की बात करें तो ह्यूमन के अंदर ऑर्गन कल्चर तो कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑर्गन को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन क्या पूरे ह्यूमन को बना सकते हैं, ठीक है ना, तो नहीं बना सकते। उसका कारण ये है कि हमारी सारी जो सेल्स हैं, वो सारी सेल्स के अंदर टोटिपोटेंसी की जो है प्रोग्रेस नहीं होती। लेकिन अगर हमारे बोन मैरो की बात की जाए, ठीक है ना,
तो जो जहां से बोन मैरो, जो हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है उसके अंदर स्टेम सेल्स होती हैं जो कि हिमेटोपोटिक स्टेम सेल जिनको बोलते हैं, और उनकी विशेषता ये होती है कि पूरे ब्लड के अंदर जितनी भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जितने भी प्रकार की जो सेल्स हैं वो बताने की उनकी क्षमता होती है, उनको स्टेम सेल्स बोलते हैं। वो स्टेम सेल जो है वो टोटिपोटेंट होती है। ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें तो स्टेम सेल जो है वो टोटिपोटेंट होती है, स्पेसिफिकली हिमेटोपोटिक स्टेम सेल। लेकिन हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का जितने भी प्रकार की सेल्स होती है वो सारी जो है टोटिपोटेंट होती है, ठीक है ना। अब ये टोटिपोटेंट सेल्स की विशेषता ये होती है कि आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, जैसे को कि हमें प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं, तो आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर ये जितनी भी सेल्स अगर हम डालें तो उसके माध्यम से पूरा प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट ग्रो कर सकते हैं, तो प्लांट की अलग अलग जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली हम देखेंगे। वैसे हम सब लोगों को पता है कि प्लांट में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर प्लांट की बात करें, अगर ये पूरा प्लांट है, ठीक है ना, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम क्राउन कहते हैं, ठीक है ना। और एक क्राउन के अंदर मेनली क्या होता है, ब्रांचेस फॉलोड बाय लीव्स, ठीक है ना। तो पूरी क्राउन बन रही है, उसके बाद जो है ये ट्रंक, इसको हम स्टेम भी कहते हैं, और ये जो है क्या कहते हैं, रूट्स, जिससे कि वो जो है पूरा प्लांट जुड़ा रहता है धरती से, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें लीव, स्टेम, क्राउन, ब्रांच, रूट्स, बार्क, ठीक है ना। अब प्लांट की जो लीफ है इससे भी पूरा प्लांट बन सकता है, प्लांट की जो स्टेम है इससे भी पूरा प्लांट बन सकता है। क्राउन के अंदर आने वाली जितनी भी ब्रांचेस के टॉप पे ये जो प्लांट जो ग्रो कर रहा है, इसके टिप ऑफ द जो ये जो टिप है, इस पे टिप पे जो फास्ट ग्रोइंग टिश्यूज जो होते हैं उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उन टिश्यू को काट के भी पूरे प्लांट को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में थोड़ा सा हमको ब्रीफली पता होना चाहिए। तो क्राउन, अब देखिए क्राउन, अब मैं अगर बात करूँ इस प्लांट की तो ये जितना भी एरिया कवर कर रहा है, ठीक है ना, तो ये जो कैनोपी है, जो जितनी भी छाया, अगर सपोज मैं ऊपर से यहाँ पे सूर्य की प्रकाश को गिरा रहा हूँ तो जितना भी एरिया ये कवर कर रहा है उसको भी प्लांट की क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं, ठीक है ना। ऊपर से नीचे से अगर हम देखें तो अगर हम जो फ्लाइट में जब जा रहे हैं या फिर कभी हम ऊपर से देखते हैं तो पूरा प्लांट कैसे, पूरा धरती दिखती ही भी नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पूरी जो कैनोपी है प्लांट की वो पूरा नीचे धरती को कवर कर देती है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि ये जो लीव्स है, ये लीव्स के बहुत हमने देखा होगा हर प्लांट की अलग प्रकार की लीव्स होती है, ठीक है। क्योंकि ये बॉटनी की क्लास नहीं है इसलिए मैं आपको लीव के बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। तो लीव अलग अलग प्लांट की होती है, जैसे कि मोनोकोट, डाइकोट, अलग अलग प्लांट होते हैं, उन सबकी लीव्स अलग होती हैं, और हर लीव का जो अलग स्ट्रक्चर होता है, हर लीव का अलग इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। अगर आप लोग देखोगे डेजर्ट के अंदर आप जो जाओगे तो वहाँ पे प्लांट की लीव बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक है ना। बहुत सी जगह लीव होती है, कांटे होते हैं, ठीक है ना, कैक्टस के प्लांट में। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीव है, ये एडेप्टेशन है। ये एनवायरनमेंट के अंदर हमें एडेप्टेशन का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा ब्रीफली देख लेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। तो लीफ है। उसके बाद ये जो प्लांट का जो मॉडिफिकेशन है, ये प्लांट के मॉडिफिकेशन में बात करूँ, बड़ा पार्ट क्या है, स्टेम है। तो स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है उसके बेसिस पे भी जो है प्लांट अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना, तो हवा में जो पार्ट रहता है, एरियल पार्ट, उसका भी मॉडिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद सब एरियल मॉडिफिकेशन और अंडरग्राउंड, कुछ प्लांट जो है कुछ स्टेम धरती के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि गाजर की हम बात करें तो हम लोगों को लगेगा धरती के अंदर गाजर ग्रो कर रहा है, तो वो जो गाजर का पार्ट है उसको जो है, तो प्लांट का जो स्टेम का मॉडिफिकेशन, जो एरियल पार्ट है उसका भी मॉडिफिकेशन होता है, सब एरियल पार्ट का मॉडिफिकेशन होता है, और जो अंडरग्राउंड, अब अक्सर आप लोग देखेंगे जो गाजर है, हम लोग गाजर का जो हम खाते हैं, ठीक है ना, तो गाजर जो है वो जमीन के अंदर ग्रो करता है, लेकिन जमीन के अंदर ग्रो करने के बावजूद उसको जो है प्लांट को हम रूट कंसीडर ना करके उसको स्टेम बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए एरियल जो मॉडिफिकेशन है, बहुत सारे क्रीपर होते हैं, बहुत सारे प्लांट एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको मनी प्लांट के बारे में बताया। फिर बहुत सारे टेलर होते हैं, एक दूसरे को जो है क्या कहते हैं, गूंथ के चलते हैं, ठीक है ना, क्लाइंबर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ग्राउंड के अंदर रहते हैं उसको रनर, एक बहुत सारे पैरेलली रन करते हैं धरती के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद स्टोलन, शक्कर, ऑफसेट, ये सारे उनका मॉडिफिकेशन है। उसके अंदर भी हम देखते हैं कि राइजोम स्पेसिफिकली, ये देखिए नाम इसलिए पता होना जरूरी है क्योंकि ये हमको मिक्स एंड मैच में या फिर डायरेक्टली कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो राइजोम ऐसे प्लांट यानी ऐसे स्टेम, जिस स्टेम के अंदर से जड़ें निकलती हो, ठीक है ना, उनको राइजोम बोलते हैं। ट्यूबर, अक्सर हम लोगों ने आलू खाया होगा, आलू की सब्जी में खाते हैं, आलू को अगर आप देखोगे तो आलू क्या है, आलू एक प्रकार का स्टेम है, ठीक है ना। तो 9th या 10th क्लास में जब आप लोगों को पढ़ा होगा कि हम लोग को देखा होगा आलू के जो स्टेम उसके अंदर जो छेद होते हैं थोड़े थोड़े, उनको आलू की आइस बोलते हैं, ठीक है ना। बट और हर आलू की आइस जो है वो काट के अगर जमीन में डालते तो हर आलू की आइस से एक नया आलू बन सकता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जो है वो भी एक उसका मॉडिफिकेशन है, उसको हम ट्यूबर कहते हैं, ठीक है ना।
अब ये बहुत सारे गूगल से मैंने कुछ पिक्चर लिया, ठीक है ना, ये राइजोम देखिए आपने, ट्यूबर देखिए, आलू का पिक्चर है, बल्ब देखिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के अलग अलग मॉडिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, तो स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्राउन, क्राउन क्या होता है, उस क्राउन के बेसिस पे जो है क्या इंपॉर्टेंस है अलग अलग प्लांट और अलग अलग जो फॉरेस्ट है वो जो उनकी जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ भी उनका ग्रोथ और उनका मैनेजमेंट भी जो है क्राउन की साइज के बेसिस पे डिपेंड करता है। कैसे, देखिए अगर प्लांट का जो क्राउन है, अगर अक्सर इस प्रकार की जो पिरामिडल जो क्राउन रहते हैं, अक्सर हम लोग हिमालयन जो ट्रीज देखते हैं वहां पे उस प्रकार का, जैसे कि हिमाचल के जो जंगल हम लोग देखेंगे, वहां पे हिमाचल के जो जंगल है वो अक्सर वहां पे जो नॉर्थ इंडिया में और इस प्रकार के कोनीफेरस ट्रीज होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फ्लोवर, वैस, फाउंटेन, इस प्रकार के सारे प्लांट जो देखेंगे तो ये सारा सबको ये क्राउन कहते हैं। और ये क्राउन जो है, इन क्राउन का बहुत ही स्पेसिफिक रोल है जंगल की डेंसिटी बढ़ाने में, ठीक है ना। तो जैसे ऐसे सपोज इस प्रकार का क्राउन है तो यहाँ से जो है धरती पे जो है प्रकाश जाएगा तो यहाँ पे भी दूसरे प्रकार के प्लांट ग्रो कर पाएंगे। अब बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है ना, जिनका क्राउन की साइज बहुत बड़ी है, तो क्राउन की साइज जब बहुत बड़ी होती है तो जो है धरती पे जो है प्रकाश जा नहीं पाता, तो उस कंडीशन में ऐसी प्रकार के जो जंगल है वहां पे क्लाइंबर्स की ग्रो भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनको प्रकाश चाहिए तो उनको जो है आपस में लपट लपट के जो है खेत ऊपर तक जाना पड़ता है। तो इस प्रकार के घने जंगल जिसको कहते हैं ना, बहुत ज्यादा घने जंगल है, अक्सर हमने मूवी देखे होंगे तो वो लोग जो जाते हैं आदिवासी बहुत पेड़ों को काटते काटते चलते, क्यों, वो सारे क्या है, क्लाइंबर्स है, ठीक है ना। तो जिन जंगलों में क्या कहते हैं इस प्रकार के जिनके क्राउन इस प्रकार के प्लांट ज्यादा है, जहाँ के अंदर क्राउन बहुत चौड़े चौड़े हैं, तो साथ ही साथ उन जंगलों में क्लाइंबर्स की संख्या भी ज्यादा होती है, ठीक है ना। क्यों होती है, क्योंकि क्लाइंबर्स को जो है वो प्लांट को प्रकाश नहीं मिल पाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, इस कंडीशन में वो जो है एक दूसरे प्लांट को गूंथ करके ऊपर जाते हो, क्या कहते हैं सनलाइट को जो है लेने की कोशिश करते हैं। अब हम थोड़ा रूट सिस्टम देख लेते हैं, अलग अलग प्रकार की रूट देखी, ठीक है ना। अब देखिए गाजर देख रहे हैं, ठीक है ना, गाजर है तो स्टेम, लेकिन हम अक्सर इसको रूट के रूप में कैसे, ठीक है ना, ऐसी रूट जो डायरेक्टली सीधी धरती के अंदर जाए, इनकी कोई ब्रांचेस नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, हम टैप रूट बोलते हैं, ठीक है ना। और ऐसी रूट जो है धरती के अंदर जाए, उसका उनका मॉडिफिकेशन भी हो, उसका सब ब्रांच भी होती है, उसको जो है प्रॉप रूट बोलते हैं या फिर एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक टेबल मैंने आपको दी है, ठीक है ना, इसके अंदर सब कुछ मैंने इसके बारे में डिफाइन कर दिया। एक बार आप जस्ट ब्रीफली इसको देख लीजिएगा कि कैसे जो है प्रॉप रूट है, उनका अपर स्टेम और ब्रांच है, वो अपर स्टेम होता है उसके थ्रू निकलती है, और जो ये सिल्ट रूट जो है बेसल स्टेम, इनका जमीन के अंदर ही जो बेस घुस जाता है, ठीक है ना, स्टेम वहां से मिलती है। और उनके नेचर कैसा होता है, उनकी हाइग्रोस्कोपी होती है या नहीं होती है, तो इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको जो है इस पीपीटी में जस्ट एक बार देख लेगा तो सिंपल रहेगा इसको, जैसे क्योंकि एग्जाम के अंदर राइजोम पूछा था, ठीक है ना, पिछली बार आरएफओ में, तो मैंने सोचा कि चूंकि ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है उसको डाल दिया जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्लांट का प्रोपोगेशन। अब प्लांट का प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक जंगल को अगर मुझे बढ़ाना है, ठीक है ना, सिल्वीकल्चर के अंदर हम बात क्या करते हैं, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट का कल्चर, तो जंगल की संख्या बढ़ानी है तो फिर मुझे सीधी सी बात है प्लांट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए प्लांट की संख्या बढ़ाने के लिए क्या है, तरीका तो एक ही है, उनको प्रोपोगेट किया जाए। तो आर्टिफिशियल माध्यम में जब उसका प्रोपोगेट किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। और जब उनको जो है नेचुरल फॉर्म में, जैसे तो उनका रिप्रोड्यूस करवा के जब उनको ग्रो किया है, ठीक है ना। अब देखिए रिप्रोड्यूस करने के लिए दो प्लांट हैं, एक मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है ना, हम अक्सर जूलॉजी वगैरह पढ़ते हैं। तो जो मेल और फीमेल जो प्लांट के अंदर रहेंगे, ठीक है ना, उनका पॉलन जाएगा, उसके ऊपर बैठेगा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव साइकिल जो चलेगी। अब ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो बहुत लंबी होती है, ठीक है ना। तो अगर मुझे नेचुरल तरीके से जंगल को ग्रो करना है तो सीधी सी बात है मुझे बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, और उस दौरान जो है अगर ऐसी कोई आपदा आ गई, ठीक है ना, तो और उस टाइमिंग के दौरान जितने भी बचे हुए जंगल है वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए सिल्वीकल्चर के अंदर जो है हम लोग जो है प्लांट प्रोपोगेशन की जो है अलग अलग टेक्निक की भी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अगर नेचुरल रूप से जितने भी इंसान के आने से पहले जी जितने भी जंगल तो थे, ठीक है ना, वो जंगल तो विदाउट इंसान की एब्सेंस में अपने आप ग्रो हो गए थे। तो लेकिन उनके पास जो टाइम ज़्यादा था तो बहुत ज़्यादा टाइम में वो ग्रो हुए, लेकिन इंसान के पास बहुत सारी मशीनें हैं, 1 घंटे में बहुत सारे पेड़ काट देता है वो, ठीक है ना। तो नेचुरल तरीके से अगर हम बात करें तो अगर प्लांट को हम ग्रो करें नेचुरल तरीके से तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है यूज करना, और इस प्रकार का जो प्रोपोगेशन है उसको बोलते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन। सेक्सुअल प्रोपोगेशन के अंदर क्या रहेगा, जो पोलेन जो रहता है फ्लावर के अंदर, प्लांट के अंदर जो फ्लावर रहता है वो उसका जो है क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो एक पार्ट
एक फ्लावर का जो पोलन जो रहेगा दूसरे फ्लावर पे जाएगा और दूसरे फ्लावर के अंदर जो है उसको फर्टिलाइज करेगा, यहाँ से जो है सीड बनेगा, ये सीड धरती पे गिरेगा, ये सीड धरती पे गिरने के बाद जो है सीडलिंग सैपलिंग अभी आपने पढ़ लिया, उस प्रोसेस से प्लांट जो है ग्रो होगा। मुझे यहाँ पे आपको बायोलॉजी बताने की जरूरत नहीं है, बस ये जो है ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। सपोज इतना बड़ा प्लांट जिसको मैं काट रहा हूं, ठीक है ना, तो उस प्लांट को जो ग्रो करने, दूसरे प्लांट को रिप्लेस करने में नेचुरली मुझे बहुत, सबसे बड़ी बात तो ये जो सीड है, बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनका सीड जो है उनको जर्मिनेट होने में 8-8 साल लग जाते हैं, ठीक है ना, 8 साल तक वो जर्मिनेट नहीं होता है। तो 8-8 साल तक बहुत सारे प्लांट जब जर्मिनेट नहीं होंगी तो सीधी सी बात है, अगर उस प्रकार के सारे प्लांट को काट दिया तो वो जो है जंगल वो तो पूरा साफ ही हो जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है सबसे बड़ा जो लिमिटेशन यही है कि इसका जो इसका टाइम साइकिल ज्यादा होता है। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां पे प्लांट को इस सीड के थ्रू ग्रो ना करके ऐसी कोई, मैंने आपको बताया जो टोटिपोटेंसी जो है, ये प्लांट की सेल की विशेषता होती है, ठीक है ना। प्लांट के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर टोटिपोटेंसी का एक गुण होता है। तो उस टोटिपोटेंसी का जो गुण रहता है, यानी कि प्लांट की अगर मैं लीफ काट के भी प्लांट को पूरे को ग्रो कर सकता हूं, प्लांट की स्टेम काट के भी पूरे प्लांट को मैं ग्रो कर सकता हूं आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लांट की स्टेम काट के मैं सीधा उसको जमीन में गाड़ दूं तो भी फिर दूसरा प्लांट जो है ग्रो हो जाता है। अक्सर हम लोगों ने बचपन में देखा होगा कि आप लोग जो है गुलाब का जो फ्लावर है, ठीक है ना, उसको जो है मेरे हम लोग घर में भी गार्डनिंग करते हैं, माली वगैरह जो आता है तो गुलाब के स्टेम को काटते हैं, उसके अपर पार्ट के अंदर काउडंग वगैरह लगा देते हैं, ठीक है ना, और कुछ पानी वानी छिड़क के उसको जो है जमीन में जो है पूरे स्टेम को जो इस तरह से डाल देते हैं। तो थोड़े दिन बाद देखते हैं कि उस प्लांट के अंदर जो है ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है और फिर नया एक गुलाब का प्लांट जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैंने कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का माध्यम यूज नहीं किया, ना ही कोई यहाँ पे सीड्स को ग्रो किया, सीधा प्लांट के अंदर की जो ये जो विशेषता है टोटिपोटेंसी की, इसके थ्रू पूरे प्लांट को जो है मैंने ग्रो करवा दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार का माध्यम जहां पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज ना हो उनको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके थ्रू उसका जो प्रोपोगेशन जो होता है वो प्लांट की ब्रांचेस, प्लांट के स्टेम, प्लांट के लीव्स, जिनका कि विदाउट सीड के माध्यम से पूरे प्लांट को ग्रो करना। और इसमें इसकी विशेषता ये है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, ठीक है ना, जल्दी ग्रो होता है। और प्लांट का डुप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं कि ये अगर ये प्लांट है स्पेसिफिक प्लांट, अगर ये गायब हो जाएगा तो ऐसे का ऐसा प्लांट जो है उसको रेप्लिकेट जिसको बोल सकते हैं, तो ऐसे का ऐसा नया प्लांट उसके अंदर सारा उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर भी वो का वो रहेगा। इस प्रकार के प्लांट को जो है हमको ग्रो करने में सहायता मिलती है, ठीक है ना। अब एसेक्सुअल जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है ना। व्हेन प्लांट आर नॉट प्रोड्यूसिंग सीड। अच्छा, दूसरी कंडीशन ऐसी भी, बहुत सारे प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करते या फिर प्रोड्यूस करने में जिनको 8-9 साल लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कारगर साबित होता है। अच्छा, इसके कुछ नेचुरल तरीके भी हैं जिससे कि एक आम आदमी को एक क्या कहते हैं लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर पे या फिर नेचुरल तरीके से भी जो है प्लांट को एसेक्सुअल माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। और वही तरीका अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, यानी कि एसेक्सुअल माध्यम से प्लांट को या फिर जंगल को ग्रो करना, ठीक है ना। और उसके अंदर जो बेसिक फीचर है वो यही रहेगा टोटिपोटेंसी। कारण क्या है? टोटिपोटेंसी, ठीक है। सब लोगों ने क्लास 10th में ये पढ़ा होगा कि कुछ भी प्लांट की जो है, बहुत सारे प्लांट की पत्तियां काट दो, उनको जमीन में डाल दो, ठीक है ना, तो पत्तियां जो है ग्रो होना शुरू हो जाती है, प्लांट ग्रो, तो उसको कटेज बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए गुजरात की स्पेसिफिकली बात करूं मैं आपको, तो गुजरात का जो ये जो पार्ट है इसको चरित्र गुजरात बोलते हैं हम, ठीक है ना। ये जो पार्ट है, अब यहां पे अक्सर हम देख लेंगे, यहां पे जो है अक्सर तंबाकू की जो खेती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। और तंबाकू की खेती के लिए क्या करते हैं, प्लांट की लीव्स को काट देते हैं और ऐसे कैसे लीव को जो है धरती में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो तरीका होता है जो कि जिसमें कि प्लांट के किसी पार्ट को काट के धरती में डाल दो और वो जो है पूरा प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाए, इसको बोलते हैं हम कटेज, ठीक है ना। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम जो है
फॉरेस्ट को प्रोलिफरेट करते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या किए, जितने भी प्लांट की लीव्स वगैरह, जितने भी जो भी पार्ट है, मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, काट दिया और उसको दूसरे जो है दूसरी जमीन में डाल दिया, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ भी कोई रॉकेट साइंस होती नहीं है। अब दूसरा जो है लेयरिंग, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है, लेयरिंग और ट्रेंच लेयरिंग। अब इनके अंदर क्या करते हैं देखिए, अब ये जो प्लांट है, ठीक है ना, अब इसकी एक ब्रांच है। अब इसकी एक ब्रांच को क्या करूंगा कि मैं वापस इस तरह से जो है मैकेनिकल तरीके से जमीन में डाल के ऊपर जो है मिट्टी की लेयरिंग कर दूंगा, और इस प्लांट की जो मेन जो ब्रांच है उसको मैं धरती में काट दूंगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये यहीं से एक दूसरा प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लेयरिंग, कि जिसमें कि स्टेम को मॉडिफाई करके, जिसमें कि स्टेम की जो है ब्रांचेस की हेल्प से एक एंटायरली दूसरा प्लांट जो है ग्रो करना। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम है इसी के अंदर जो है बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है फिर से रूट आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद बोलते हैं माउंट लेयरिंग, ठीक है। माउंट लेयरिंग के अंदर क्या करते थे, ध्यान से सुनिए, कि जब मुझे बहुत ज्यादा एक, अब इसमें क्या अंदर स्टेम से लूंगा, लेकिन मुझे बहुत सारे ज्यादा प्लांट एक साथ में जब ग्रो करने हैं, ठीक है, उससे मैं क्या कहूंगा कि उस प्लांट का जो स्टेम का पार्ट है वहां पे भी मैं जो है मिट्टी बिछा दूंगा, ठीक है ना। और उसके अंदर जो है हार्मोन वगैरह डालेंगे आर्टिफिशियल तरीके से उसके अंदर जो है, तो क्या होगा कि जितना जहां मिट्टी में है वहां पे धीरे से धीरे बहुत सारी रूट आना ग्रो हो जाएगी, ठीक है ना। तो वहां से ग्रो होना शुरू हो जाएगी, फिर सारी रूट को काट के अलग अलग प्लांट कि अब जो मिले मुझे वो डायरेक्ट प्लांट विथ जो है क्या कहते हैं अपन को रूट्स मिल जाएंगी। तो बोलते हैं ना कि नर्सरी, जो छोटी छोटी नर्सरी जो अगर बनानी हो, ठीक है ना, या फिर बहुत सारे प्लांट एक साथ में जब ग्रो करने हो, तो ये माउंट लेयरिंग उसको जो है इसका तरीका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट्री को बढ़ाने में या प्लांट को बढ़ाने, नंबर को बढ़ाने में ये सारी टेक्निक्स जो है एसेक्सुअल माध्यम से इनको टेक्निक को यूज करके अपने क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ प्लांट को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है ना। थोड़ी और देखिए, अब टिप लेयरिंग, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, डायग्राम ज्यादा समझ में आएगा। ये हमने सिंपल लेयरिंग देखी, ठीक है। अब देखिए सिंपल लेयरिंग देखिए, बहुत सी कंडीशन में क्या होता है, सपोज ये प्लांट है, उसका जो टिप है, अब बहुत सारी ब्रांचेस जो रहेगी वो एक टिप मोड़ दिया, उस टिप को जो है पूरा का पूरा जमीन में डाल दिया, ओवर मिट्टी बिछा दी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहीं से जो है दूसरा प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टिप लेयरिंग। तो ये सारी लेयरिंग के तरीके हैं जिसके अंदर जो है स्टेम को जो है धरती के अंदर डाल के फिर से जो है वहां से नया प्लांट ग्रो करने की जो है क्या कहते हैं टेक्निक है। अब देखिए बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ की स्पीड बहुत कम होती है, ठीक है ना, ग्रोथ की स्पीड कम होती है लेकिन वो लिविंग है। अब बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ की स्पीड तो होती है लेकिन वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, जिनकी लाइफ साइकिल लंबी नहीं रहती। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें, ठीक है ना, तो जिन प्लांट की ग्रोथ की स्पीड कम होती है लेकिन जो ज्यादा जिंदा रहते हैं, अगर उनके हम ब्रांच को काट दें, ठीक है ना, और वो प्लांट जिनके की लिविंग साइकिल जो है कम है लेकिन उनकी ग्रोथ अच्छी है, अगर उन दोनों का क्रॉस करके और उन दोनों के तने को अगर हम जोड़ के बांध दें, ठीक है ना, जो नया जो प्लांट है उसको बोलते हैं साइकोन वुड। तो क्या करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ग्राफ्ट इंजेक्ट किया है उससे एक नया प्लांट, वही प्लांट जो है जिसकी हम जरूरत है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब बहुत ही बेसिक टेक्निक है जिसके अंदर की हमको लेबोरेटरी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। एक आम आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है ये सामान्य तरीके से जो है अपने प्लांट को या फिर फॉरेस्ट में जितने भी नंबर ऑफ प्लांट को ग्रो करने का तरीका जो है बढ़ा सकता है। अब देखिए, अब आता है माइक्रो प्रोपोगेशन, जहां पे लेबोरेटरी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए हमने अभी तक जितने भी लेयरिंग है, क्राफ्टिंग है, जितने भी जो पढ़े, ये सुनने में आसान लगते हैं, ठीक है ना, लेकिन इनके थ्रू प्लांट की जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ में की स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम देखी गई है या फिर कम होती ही है। लेकिन इनकी लिमिटेशन ये है कि सारे प्लांट पे ये अप्लाई नहीं होती, ठीक है ना। बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया, जो 8-8 साल होते हैं जिनको जर्मिनेट होने में। तो ऐसी कंडीशन में फास्ट जर्मिनेशन के लिए, या फिर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर जो है वायरस कल्चर लग जाता है, जिनके जो वायरस से जल्दी कंटामिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट को टॉलरेंट बनाने के लिए एक टेक्निक जिसको कि हम यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, हम बात करें, जिसको कि प्लांट को मीडिया के अंदर आर्टिफिशियल तरीके द्वारा लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है। जो छोटे छोटे प्लांट बनते हैं उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट का एडप्ट किया जाता है, ठीक है ना।
अक्सर आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि छोटी लैब बनती है, छोटे सैंपल होते हैं, ठीक है, फ्लास्क के अंदर प्लांट ग्रो हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो है वाइट कलर का जो मीडियम होता है उसको एमएस मीडियम बोलते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर आगार का यूज किया जाता है, सीड्स उसके अंदर डाले जाते हैं, वहीं से वो ग्रो होते हैं, उनको लाइट के अंदर रखा जाता है, एडप्ट किया जाता है, फिर टेम्परेचर का एडप्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो बहुत सारा एडप्टेशन यानी कि मतलब एनवायरमेंट के अंदर अनुकूल किया जाता है, फिर धीरे धीरे उनको हार्श कंडीशन दी जाती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही रेजिस्ट हो जाता है, फिर उनको जो है क्या कहते हैं कि उनकी जब एक स्पेसिफिक लिमिट की जब ग्रोथ हो जाती है, फिर उनको जो वापस जो है धरती के अंदर जो है क्या कहते हैं फिर वहीं से उगाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की टेक्निक को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है ना। तो माइक्रो प्रोपोगेशन की बात करें तो इसको क्या प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये होता है, ये जो प्लांट है बहुत सारे छोटे छोटे, इनको जो है एक जगह स्टोर किया जाता है, या फिर उनको बहुत सी एक जगह प्रॉपर कंडीशन में जितनी भी प्लांट है उनको जो है प्रॉपर एक्लिमेटाइज करके प्रॉपर कंडीशन थोड़ी देर मेंटेन किया जाता है। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है इनको नर्सरी बोलते हैं, इसके बारे में हम सबको पता है, ठीक है ना। तो अब नर्सरी को जो है अल्टीमेटली जो नर्सरी का जो अल्टीमेट क्या कर रहा होता है, अल्टीमेटली प्लांटिंग आउट। तो अल्टीमेटली जो हमको प्लांट को बाहर भेजना है या फिर ग्रो करना है, तो ग्रो करने से पहले सारे प्लांट टिश्यू या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा जितने भी प्लांट बने उनको पहले नर्सरी के अंदर स्टोर किया जाता है, और उनको और एडप्ट करने के बाद उसके बाद जो है उसको जो है अल्टीमेटली जो है प्लांटिंग उनकी कर दी जाती है, ठीक है। तो अब जो है सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस के अंदर एक बात कही गई है, ये मैं आपको जो बोलूंगा पीपीटी के अंदर ये सब लिखा हुआ है, आप लोग पीपीटी पढ़ लीजिएगा। सिलेबस के अंदर एक बात कही है कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या रहा है, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में जो है वो फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस रहा है। तो देखिए, ये बहुत ही बेसिक चीज है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वहां से ट्रेस किया जाता है, ठीक है। तो उस समय जो है इंडिया के अंदर ह्यूमन की जो सेटलमेंट है वो मेनली जो है इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है ना, जो इंडस वैली जिसको कि इंडस रिवर है उसके आसपास था। रेस्ट ऑफ द इंडिया जितना भी था उसके अंदर ह्यूमन का कुछ ऐसा इंटरफेयर था नहीं, तो पूरे जगह में प्लांट ही प्लांट थे, यानी कि पूरा इंडिया जो है मोस्टली एक्सेप्ट जो मरुस्थल, पूरा इंडिया जो है कहीं ना कहीं प्लांट से ही कवर था। ह्यूमन सेटलमेंट था नहीं, इसलिए पेड़ काटने की जरूरत थी नहीं, ठीक है ना। अब इंडस वैली के अंदर से बाद में जैसे ही ह्यूमन का शिफ्टिंग जो है नॉर्थ इंडिया में होना शुरू हुआ, ठीक है ना, और हम बात करें कि वो लोग जो है ईस्टर्न इंडिया की ओर जब जाते गए तो वहां पे जो मगध का जो एरिया था, ठीक है ना, मगध का जो एरिया था वहां पे गंगा जमुना का जो दुआब का एरिया है वो बहुत ही फर्टाइल एरिया था। क्यों? क्योंकि हिमालय से आने वाली जो गाद है, ठीक है ना, उसकी वजह से एलुवियम जो सॉइल्स होती है वो उसकी वजह से बहुत सारा जो फर्टाइल एरिया, उस एरिया के अंदर जब ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुआ तो गेहूं की खेती जो है या फिर अलग अलग जितनी भी खेती, ज्वार बाजरा की खेती के लिए जमीन की जरूरत पड़ने लगी। अब जब जमीन की जरूरत पड़ने लगी तो उन लोगों ने जो है फॉरेस्ट को जो है काटना शुरू किया, ठीक है, और काटना वहां से शुरू किया। और जैसे ही लोहे का यूज होना शुरू हुआ, ठीक है ना, पोस्ट मौर्यन काल में, तो उसके बाद जो है और मौर्य काल में जैसे ही लोहे का यूज शुरू हुआ, तो लोहे का यूज शुरू होने से पहले और लोहे का यूज शुरू होने के बाद तो पहले जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर लोहा था नहीं यूज में, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट का जो है उनका डिफॉरेस्टेशन बहुत ही धीरे स्पीड से हो रहा था। लोग जंगलों को धीरे धीरे काट रहे थे अपने, क्योंकि देखो पेड़ काटने में समय लगता है, लेकिन जैसे ही लोहा आना शुरू हुआ तो पोस्ट मॉडर्न इरा में क्या कहते हैं, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न इरा में जंगलों को काटा गया, जंगलों को काटना शुरू किया, वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुआ, और उसके बाद जो है जितनी भी धान की खेती वगैरह वो सब शुरू हुई, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्बनाइजेशन वहां से शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे जैसे इंसान की जरूरत बढ़ती जाएगी, सीधी सी बात है, प्लांट का कट शुरू होगा, फॉरेस्ट का नंबर कम होगा, और उसके साथ साथ जो है और रिप्लेसमेंट में है वो उसमें भी कमी आती है। अब मिडिवल एरिया जो है, मध्यकालीन जो भारत है, मध्यकालीन भारत के अंदर जो है अकबर या फिर मुगल इनका जो शासन था, इसके अंदर यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गया। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गया कि इस एरिया के अंदर कितने पेड़ है, वो पेड़ तो एरिया वाइज जो है पेड़ को गिना जाता था, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता था। साथ साथ जो है उन्हीं डॉक्यूमेंट के जितने भी प्रकार के प्लांट उस एरिया में होते थे उनको अलग अलग तरीके से जो है उनका डेटा रखा जाता था। और चूंकि हिस्टोरिकली इंडिया जो है आयुर्वेद को बहुत ही ज़्यादा मान्यता देता है, तो हमारी जो संस्कृति है उसमें आयुर्वेदिक प्लांट्स
जितनी भी प्लांट का इंपॉर्टेंस है वो आयुर्वेद के अंदर हम जानते हैं। तो जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं उनका भी अलग से क्लासिफिकेशन रखा जाता था। जिन प्लांट का टिम्बर के रूप में यूज होना है उनका, मैंने आपको बताया ना, वैंकूवर और कनाडा के अंदर जिस प्रकार से एक टाइमिंग के बाद को प्लांट को काटा जाता है, तो मध्यकालीन भारत के अंदर प्लांट को काटने और दूसरा प्लांट रिप्लेस करने में, ठीक है ना, तो प्लांट को काटने और उनसे जो बन रहे जो बीज हैं उनको रखने में, उन सब का भी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गया था, ठीक है। अब आते हैं मिडिवल एरिया से लेके जो है मॉडर्न एरा में। जैसे ही अंग्रेज भारत में आए और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब शुरू हुआ लंदन में, सॉरी ब्रिटेन में, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब शुरू हुआ तो उनके पास जो है वुड की रिक्वायरमेंट, या फिर उनको जहाज बनाने के लिए, या फिर जितने भी सैंडलवुड वगैरह जो कुछ भी प्लांट से टिम्बर वगैरह जितने भी, इवन जो है महारानी विक्टोरिया के घर का जो गेट है, ठीक है ना, वो भी इंडिया की जो है सागवान लकड़ी से बनाया गया, ठीक है। सालों सागवान के बारे में हम अक्सर जानते हैं। तो यहाँ से धड़ल्ले से बहुत ही स्पीड से जो है पेड़ काटना शुरू हो गए और यहाँ से डिफॉरेस्टेशन की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई। और जब जैसे ही इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेन हुआ इस कंट्री में, ठीक है ना, तो हम अक्सर देखते हैं कि जो अभी तो वर्तमान में जो ट्रेन के नीचे हम तो देखते हैं कि उनका बैरिंग होता है, ठीक है ना, वो सीमेंट से बनता है, ठीक है ना। पहले की जो कंडीशन ये थी कि पहले वो भी जो है टिम्बर से बनता था, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ट्रेन का स्प्रेड शुरू हुआ भारत में, तो वहाँ पर जो है प्लांट की कटाई बढ़ गई और फिर से उनका जो डिफॉरेस्टेशन की स्पीड बढ़ गई और साथ ही साथ उनका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी जो है अंग्रेजों ने किया, लेकिन वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन अपने कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए किया। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि जितने भी लॉ बने ब्रिटिश ईरा के दौरान, उनके लॉ का जो उद्देश्य था वो उनके कॉमर्शियल एस्पेक्ट को पूरा करना, साथ ही साथ उस एरिया में रहने वाले जितने भी ट्राइब्स थे, अक्सर हम लोगों को देखा होगा कि जंगलों के अंदर ट्राइब्स रहते हैं, उनको वहां से हटाना और उनकी मोनोपोली एस्टेब्लिश करना, ये जो है उसकी हिस्ट्री रही है। तो अल्टीमेटली संथाल विद्रोह वगैरह जितने भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनका कारण यही था कि ब्रिटिश ने जो लॉ लाए थे, वो लॉ का उद्देश्य ये था कि जितने भी जंगल हैं उनका कॉमर्शियल एस्पेक्ट अपने फायदे के लिए वहां से ट्राइबल को हटाना था और कोई दूसरा वहां पे आके इंटरफेयर ना कर पाए, ठीक है ना। तो यही उनका उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को देखते हुए बहुत सारे एक्ट बने, ठीक है ना। हम अक्सर जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की बात करते हैं, ठीक है ना, और ये देखते हैं कि इनके अंदर जो है बहुत सारे लेक्यूनास हैं, ठीक है ना। कैसे भी करके जो अंग्रेजों के दौरान जितने भी लॉ आए, ठीक है ना, तो मॉडर्न ईरा में अंदर जितने भी लॉ ब्रिटिश ईरा के अंदर आए थे, उन सारा का सारा उद्देश्य ये था कि प्रॉपर तरीके से प्लांट को काटा जाए। बाय लॉ प्लांट को कैसे काटना और जंगलों को कैसे काटना और उन जंगलों का कैसे मैक्सिमम कॉमर्शियलाइजेशन करना, ये उनका उद्देश्य था। और दूसरा कोई इंटरफेयर ना कर पाए, यही उनका उद्देश्य था, ठीक है ना। जैसे ही आज़ादी मिली और ट्रीज का जो इंपॉर्टेंस हम सब लोगों ने कन्वेंशन, अलग अलग वर्ल्ड कन्वेंशन की जब शुरुआत हुई 1971 में यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन रखी, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो भी हम देखेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की उसके बाद जो प्लांट का जो इंपॉर्टेंस है धीरे धीरे बढ़ता गया। और कैसे हमने बताया कि फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए हमको प्लांट को बचाना जरूरी है। तो कैसे कैसे जो है एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन की अलग अलग टेक्निक जो है, अलग अलग टेक्निक साथ साथ में अलग अलग मेथोडोलॉजीज, उन सब का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। और उसके बाद जो है प्लांट को जो है हम धीरे धीरे आज की दौर में जो है हम कहते हैं कि हर देश के अंदर जो है 33% जो है फॉरेस्ट उसका ज्योग्राफिकल एरिया का होना चाहिए, तो ही जो है कहीं ना कहीं टेम्परेचर को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये सारी स्टोरी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर से क्या पूछेंगे एग्जाम में वो हम थोड़ा देख लेते हैं, बस ये थोड़ा। तो ये सारी एक हिस्ट्री है, ब्रीफली हमने डिस्कस किया। तो ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिए हैं, ठीक है ना। तो कौन से काल में क्या क्या कैसे कैसे फॉरेस्ट को यूटिलाइज किया गया और कैसे कैसे फॉरेस्ट के अंदर जो है अलग अलग लॉज लाए गए। तो एंशियंट ईरा के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रहा है, ठीक है ना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो हमको देखनी है, सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया के अंदर बहुत सारी जो आदिवासी हैं या फिर बहुत सारे जो क्या कहते हैं जो कम्युनिटी है, वो स्पेसिफिक प्लांट को उसके अंदर भगवान से उसको जोड़ के उन प्लांट को नहीं काटते। अक्सर हम लोग देखा होगा लोग जो है कल्पत्रु वृक्ष की पूजा करते हैं, नीम की भी पूजा करते हैं। जो जितने भी ऐसे प्लांट जिनको के अंदर जो है उनके अंदर कुछ देवीय शक्ति मान के उनकी पूजा की जाती है, उनको सैक्रेड ग्रूव्स कहते हैं। तो आप लोगों का छोटा सा एक होमवर्क ये है कि इंडिया में
ज्यादा नहीं, 4 से 5 जितने भी सेक्रेड ग्रुप्स जो है इंडिया के अंदर वो कौन कौन से हैं, और स्पेसिफिकली गुजरात के अंदर, ठीक है ना, तो कौन कौन से हैं वो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्योंकि गुजरात के अंदर भी बहुत ज्यादा है सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है ना, इंडिया के लेवल भी, तो अगर एटलीस्ट गुजरात और का तो देख ही लीजिएगा, ठीक है ना। तो मुस्लिम ईरा के अंदर अगर हम बात करें, जो जहांगीर जो था, उन्होंने बाकायदा जो पेंटिंग, जंगलों की पेंटिंग में भी ध्यान दिया था, ठीक है ना। तो जंगलों की अलग अलग जितने भी प्लांट हैं, उसके बाद जितने भी जीव जंतु मिलते हैं, उनकी पेंटिंग जो है उसके भी। उसके बाद अकबर ने तो जो स्पेसिफिकली जो है एक कारखाना बनवाया था पेंटिंग के लिए, ठीक है। तो ये उसके बाद जो ब्रिटिश ईरा है, मैंने आपको बता दिया, ब्रिटिश रूल के अंदर जो है अब यहाँ पे प्लांट काटने के अलग अलग रूल बनाए गए, क्योंकि उनको जो है उन्होंने मेनली कॉमर्शियल एस्पेक्ट को ही ध्यान रखा। तो कहीं ना कहीं से वहीं उसी एरा के अंदर जो है लॉर्ड डलहौजी ने जब इंडिया में ट्रेन का इंट्रोडक्शन किया था, तो उसके बाद जो है ट्रेन के ट्रैक बिछाने में भी जो है प्लांट को या फिर टिम्बर को जो है वहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये जो सारी हिस्ट्री है इसके अंदर मैंने जो बताया है वही लिखा गया है, ठीक है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब देखते हैं एनवायरमेंट के जो मूवमेंट हैं, जो कि एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। मूवमेंट किसके लिए? प्लांट को बचाने के लिए, ठीक है। तो कौन से राज्य में मूवमेंट हुआ ये, ठीक है ना, उसका तो ये अक्सर मिक्स एंड मैच में पूछते हैं। एक दो बार आप देख लोगे याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सोशल मूवमेंट। अब सोसाइटी जब लोग अवेयर होकर फॉरेस्ट को काटने से रोकते हैं, ठीक है ना, तो उनमें सबसे पहले जो है कैन बी ट्रेस फ्रॉम द 20th सेंचुरी, ठीक है ना। तो वैसे तो अंग्रेजों के दौरान, अंग्रेजों ने जब पेड़ काटना शुरू किया तो संताल विद्रोह वगैरह जितने आदिवासियों के साथ जो जितने भी विद्रोह आदिवासियों के द्वारा किए गए, ठीक है ना, अंग्रेजों के खिलाफ, उनका मेन टारगेट यही था, उनका किसी भी तरह से जंगल को बचाना और अपने हैबिटेट को लूज होने से बचाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेजर एनवायरमेंट मूवमेंट आफ्टर 1947 जो है वो कौन से हुए वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है बिश्नोई मूवमेंट। राजस्थान के अंदर एक कम्युनिटी है बिश्नोई, ठीक है। और आप लोगों ने अभी रिसेंट में केस भी देखा होगा, सलमान खान ने जब चिंकारा का जो विवाद में सलमान खान का जो केस चल रहा है, ठीक है ना, तो उस केस के जो मेन प्रोसिक्यूटर है, जो पार्टी है, वो बिश्नोई है। बिश्नोइयों का जो ऐसा मानना है कि जितने भी प्लांट उनके अंदर देवता रहते हैं और उनको अलग अलग 20 प्रकार के भगवान जो है उसके अंदर से एक जो है प्लांट को भी वो भगवान मानते हैं, तो उनको पवित्र उसके प्रकार जो उनका एक अमृता देवी जो उनका ऐसा मानना है कि ये एक प्रकार से जो प्लांट के अंदर रहती है। तो इनका बिश्नोई मूवमेंट जो है वो राजस्थान से एसोसिएट है और इसमें इन्होंने प्लांट को प्रोटेक्शन करने के लिए मूवमेंट चला था, ठीक है ना। उसके बाद है चिपको मूवमेंट। बहुत लोगों ने सुना होगा कि लोग पेड़ों को चिपक गए थे, ठीक है ना, और उसके बाद जो है उन्होंने किसी भी करके अब जब प्लांट को जब काट रहे थे उत्तराखंड वगैरह में, ठीक है, तो उनको वहां पे उन्होंने इस प्रकार से प्लांटों को बचाया था, या फिर जंगलों को बचाने के लिए ये मूवमेंट चला था। ये सोशल मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद एक आया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, गुजरात के अंदर ही है, ठीक है ना। तो नर्मदा जो प्रोजेक्ट है सरदार वल्लभ जो भाई अभी बना है डैम, ठीक है ना। उसके बाद एक अपिको मूवमेंट। अपिको मूवमेंट बहुत ज्यादा अभी रिसेंट में पूछा गया, ये कर्नाटक से एसोसिएट है, ठीक है ना। कर्नाटक के अंदर जो है जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो लोगों ने जो है कैसे भी करके पेड़ों को बचाया, जंगलों को बचाया, ठीक है। उसके बाद है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है केरला के अंदर है, ठीक है ना। तो उसकी जगह का नाम पूछते हैं कि ये मूवमेंट कौन सी जगह से एसोसिएट है, तो ये बस ब्रीफली हमको एक बार पता पढ़ लिया तो ये फ्री के मौके के मार्क्स है, ठीक है ना। उसके बाद है टेरी डैम। टेरी डैम कहाँ पे है? नॉर्थ इंडिया में, उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो टेरी डैम की वजह से जो प्लांट जितने भी जंगलों गांव जो डूब रहे थे, लगभग 23 गांव डूब गए टेरी डैम की वजह से, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम। अब देखिए ये सारे जो मूवमेंट है आप एक एक बार देख लेंगे, आपको याद रहेगा कौन से स्टेट से एसोसिएट है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक है जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, ये कौन से राज्य से एसोसिएट है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, फिर से मैं लिख रहा हूं, जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट ये कौन से राज्य से एसोसिएट है, ये आपका आज का होमवर्क है। अब देखते हैं एनवायरमेंट से मिलने वाली सर्विस हम सबको पता है, लेकिन जब हम सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में या फिर फॉरेस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सर्विस है वो पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मिक्स एंड मैच में पूछते हैं और बहुत कंफ्यूज करती है। तो मैंने उस डेफिनेशन के साथ भी दे दिया और साथ ही साथ इसको प्रूव करने के लिए अगला मैंने क्वेश्चन भी डाल दिया जो कि यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहली सर्विस है प्रोविजनिंग सर्विस। एनवायरमेंट इकोसिस्टम वो क्या सर्विस देती है,
ठीक है ना। तो प्रोविजनिंग के अंदर के जो भी चीज जो है प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, ठीक है ना, जो भी प्रोडक्ट, प्रोविजन से याद रहेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट करता है या फिर जो है इको फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो जो हमको मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव सर्विस या फिर प्रोविजनिंग, जिसके अंदर हम फूड, फ्यूल, फ्रेश वाटर, फाइबर, बायोकेमिकल, ठीक है, जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोविजनिंग सर्विस, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। तो प्रोविजनिंग यानी कि जो भी हमको मिल रहा है उसको हम जो है प्रोड्यूस हो रहा है फॉरेस्ट के द्वारा या फिर एनवायरमेंट के द्वारा, ठीक है। सेकंड सर्विस है रेगुलेटिंग सर्विस, ठीक है। रेगुलेटिंग जो सर्विस है उसके अंदर बेनिफिट ऑब्टेन फ्रॉम द रेगुलेशन ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है ना, प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि क्या क्या रेगुलेट करेगा, मैंने आपको बताया जब जितने ज्यादा प्लांट लगेंगे, जितने ज्यादा फॉरेस्ट बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज, उसका जो मिटिगेशन है उसको रोका जाएगा। तो रेगुलेट करेगा यानी कि जो चीज यथा स्थिति है उसको बरकरार रखना, ठीक है ना। तो यथा स्थिति को बरकरार रखने के लिए या फिर चीजों को रेगुलेट करने में, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ये जो सर्विस जो दी जाती है, ठीक है ना, इसके अंदर जैसे कि क्लाइमेट रेगुलेशन, डिजीज रेगुलेशन। देखिए जो चीज नॉर्मल है, जो चीज नॉर्मल है उसको ही नॉर्मल ही रखना, यानी उसको बोलते हैं रेगुलेशन। जो डिजीज है ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसको ऐसे याद रखते हैं, डिजीज नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो डिजीज का रेगुलेशन भी किस में आएगा, रेगुलेटरी सर्विस में। ये सारी सर्विस जो है ये आपको रटनी है, मैं आपको रटने का थोड़ा ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद कल्चरल सर्विस। कल्चरल सर्विस के अंदर क्या होगा, हम लोग जब जैसे जैसे फॉरेस्ट बढ़ेंगे, ठीक है ना, उससे जुड़ी हुई कुछ मान्यता है, सेक्रेड ग्रुप वगैरह, हम लोगों को फॉरेस्ट में घूमने जाने का शौक होता है, ठीक है ना। तो ये सारी सर्विस जो उसमें आती है उसके अंदर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस रिक्रिएशन इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम, एस्थेटिक, इंस्पिरेशनल, एजुकेशन, सेंस ऑफ प्लांट, ठीक है, इसके अंदर जो है मेडिसिनल प्लांट लेने की जो कल्चरल हेरिटेज, तो ये सारी सर्विस जो है किससे एसोसिएट है, कल्चरल सर्विस। अब देखिए मिक्स एंड मैच के अंदर जब पूछा कि कल्चरल सर्विस जो है ये कल्चरल एजुकेशनल से रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है, तो मिक्स एंड मैच। तो एजुकेशनल सर्विस जो किससे एसोसिएट है, ये कल्चरल के अंदर आएगा, ठीक है ना। ये सारी सर्विस जो मैंने लिखी है इससे ये आपको रटनी है। उसके बाद सपोर्टिंग सर्विस। सपोर्टिंग सर्वे के अंदर क्या आएगा, सॉइल फॉर्मेशन, एस से एस, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल, जमीन में चले जाओ, और प्रोडक्शन, ये तीन ही सर्विस है जो कि सपोर्टिंग में आता है। कैसे, इसको ऐसे याद रखेंगे, ये जो जमीन है इस जमीन के अंदर क्या आता है, सॉइल, ठीक है ना। उसके बाद यहीं से निकलता है प्लांट, ठीक है ना। तो प्लांट क्या करता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, और ये प्लांट वापस जब डिग्रेड हो जाएगा तो ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है ना। तो तीन प्रकार की सर्विस जो है फॉरेस्ट और इकोसिस्टम जो उनको देता है, उसके अंदर का सॉइल फॉर्मेशन, न्यूट्रिशन साइकिल और प्राइमरी। तो ये सारी सर्विस जो है इनको हमको नाम रखना है। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया वो आप देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विस आर करेक्टली मैच्ड, प्रोविजनिंग सर्विस, रेगुलेटिंग सर्विस, कल्चरल सर्विस और सपोर्टिंग सर्विस। अब देखिए कल्चरल के अंदर जो है रिक्रिएशन लिखा गया, न्यूट्रिएंट साइकिल मैंने बता दिया, उसके बाद हम जेनेटिक रिसोर्स और पॉलिनेशन। अब मैंने कल्चरल सर्विस की अगर बात करें तो ये मैंने आपको क्या बताया था, जो कल्चरल सर्विस जो है अब हम बात करें तो ये तो इससे जुड़ी हुई नहीं है। ये न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो मैंने किस में, सपोर्टिंग आता है। ये अगर गलत हो गया, ठीक है, सी अगर गलत तो आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो यूपीएससी में 2015 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो आज हम इस क्लास को यही रोकते हैं, और आने वाली क्लास में मैं आपको सॉइल का टाइप क्या है, सॉइल बनने में जितने भी रॉक सिस्टम है इंडिया के अंदर, डिफरेंट जो रॉक सिस्टम है उसके बारे में बताऊंगा। इंडिया में कौन कौन सी टाइप की सॉइल्स होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो सॉइल्स हैं उससे एसोसिएट जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो देखेंगे। उसके बाद अब आने वाले कुछ टॉपिक जो है मैं आपको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना, अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन, और कुछ ऐसे वाइटल क्वेश्चन है, अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करना चाहते हो, या फिर कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिए अगर आपने उनको देख लिया तो बहुत सारे फंडे उससे क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन भी मैंने दिए, तो आने वाली क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक जो पीपीटी है वो पीपीटी अगली क्लास के साथ आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।